शिप फ्रैगमेंट फैसिलिटी के बहुत अंदर छिपा हुआ था, लेकिन 0541 की इंस्टेंट लोकेशन डिटेक्शन और फीनिक्स के इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से जियांग फे तुरंत और बिना किसी परेशानी के फैक्ट्री तक पहुंच गया। क्या तुम्हें फैक्ट्री की कंट्रोल अथॉरिटी मिल गई है? जियांग फे ने पूछा। हाँ, मैंने सच में फैक्ट्री से कनेक्ट कर लिया है, 0541 ने कहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इसे अब ले रहा हूं, जियांग फे ने फीनिक्स से कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया और शून्यता में देखने लगी। उसे उस शिप फ्रैगमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था जिसे बाकी देश एक बहुत कीमती चीज मानते थे। इस लेवल 5 की गॉड लाइक एंटिटी की नजरों में कोई भी एलियन चीज कचरे के अलावा और कुछ नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग फे को ऐसी चीज क्यों चाहिए थी। एक तेज रोशनी के साथ वो बड़ी फैक्ट्री लाइट पार्टिकल्स में क्वांटाइज हो गई और रिंग में अब्जॉर्ब हो गई। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, बस 1-2 मंजिला घर जितनी थी। जियांग फे ने पहले जो 2 शिप फ्रैगमेंट्स लिए थे उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं थी। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं तुम्हें घर भेज देती हूं, फीनिक्स ने कहा। तो अब यहां से तुम्हारा क्या प्लान है? जियांग फे ने पूछा। मैं उन लोगों की तलाश जारी रखूंगी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, फीनिक्स ने अपने अंदर एक हल्की सी पावर सर्च के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए छोड़ देता हूं, मुझे घर भेज दो, जियांग फे ने कहा। भले ही वो मोटिवेटेड लग रही थी, लेकिन जो चीज फीनिक्स को मोटिवेशन दे रही थी वो सिर्फ बदला था। उस शरीर में जो पुरानी कॉन्शियंस थी जेनी, वो अब जा चुकी थी। मौजूदा कॉन्शियंस फीनिक्स के पास मारने के अलावा और कोई काम नहीं था। जियांग फे को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। जब वो उन सभी को ढूंढकर मार देगी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, तो उसके बाद वो क्या करेगी? फिनिक्स ने चुटकी बजाई और वो दोनों उसी जगह पर वापस आ गए जहां उसने ये ज़ांगफा के सभी आदमियों को मारा था। बिना कुछ कहे फीनिक्स तुरंत वहां से चली गई और जियांग फे को अकेला छोड़ दिया। जियांग फे को तुरंत समझ आ गया कि यहां से कैब के जरिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। घर जाने का इकलौता रास्ता पैदल चलना था। रास्ते में उसे उन आदमियों की लाशों की याद आई जिन्हें फीनिक्स ने मारा था। 0541, उन लाशों का क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। मैंने उन्हें प्रोसेस कर लिया है और उनके जीन सैंपल्स का इस्तेमाल करके एक पोशन बनाया है जो बिल्कुल एंट मिल्क जैसा है। ये क्या करता है? जियांग फे ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा। मार्शल आर्टिस्ट का जीन सैंपल इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। उनकी ज्यादातर एबिलिटीज सालों की ट्रेनिंग से मिलती हैं, इसलिए उनके जीन्स में ऐसा कुछ खास नहीं होता। लेकिन लेवल 4 वैम्पायर का ब्लड सैंपल बहुत पावरफुल था, 0541 ने समझाते हुए पीले लिक्विड की एक बॉटल मटीरियलाइज की। इससे मुझे क्या फायदा होगा? जियांग फे ने पूछा। किसी तरह उसे समझ आ गया कि 0541 क्या कहना चाह रहा था। अगर उसे इस तरह के और पोशन चाहिए थे तो उसे फाइटर्स के बजाय एबिलिटी यूजर्स को ढूंढना शुरू करना होगा। ये पोशन तुम्हारे पावर लेवल को इंटरमीडिएट लेवल 3 तक बढ़ा देगा, 0541 ने कहा। ये तो कमाल है, जियांग फे खुशी से चिल्लाया। जियांग फे ज्यादा लालची नहीं हो सकता था। किसी के लिए भी लेवल 2 की बिगिनर स्टेज से इंटरमीडिएट लेवल 3 तक रैंक अप करना बहुत तेज माना जाता था। जो कोई भी लेवल 3 तक पहुंचना चाहता था उसे सालों की प्योर ट्रेनिंग और थोड़े टैलेंट की जरूरत होती थी। जियांग फे की इस रैपिड प्रोग्रेशन का बस एक ही नुकसान था कि उसे दूसरे मेटा ह्यूमंस की बलि चढ़ानी पड़ती थी। ये तो अच्छी किस्मत थी कि ये जांगफा और उसके आदमियों ने लेवल 5 को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। जियांग फे तो बस वहां से लूट उठाने के लिए मौजूद था। ठीक है, देखते हैं कि एक लेवल 3 के पास किस तरह की पावर होती है, जियांग फे ने खुशी से कहा और एक ही सांस में पूरी बॉटल पी गया। जैसे ही वो लिक्विड उसके पेट में गया, जियांग फे की तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। उसने पोशन के उस भयानक टेस्ट पर कमेंट करने की भी जरूरत नहीं समझी। 0541, तुमने मुझे इस दर्द के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम कम से कम मुझे एक वार्निंग तो दे सकते थे। जियांग फे जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। वो 0541 पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसे पोशन के इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ ये अपने दिमाग को उस दर्द से भटकाने का एक अच्छा तरीका था। बिल्कुल, मैं आर्मर फैक्ट्री की मेंटेनेंस करने जा रहा हूं। मैं कुछ समय के लिए एक्टिव नहीं रहूंगा। इतना कहकर 0541 गायब हो गया। शायद वो जियांग फे की डांट से बचने की कोशिश कर रहा था, या फिर सच में बस अपना काम करने गया था। जो भी हो, उनके बीच का कम्युनिकेशन टूट चुका था। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, जियांग फे चिल्लाया। उसे ये बात काफी अजीब और मजाकिया लग रही थी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की डांट से छिपने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही उसके पेट का दर्द और भी बदतर हो गया। उसकी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा और नेमार की तरह जमीन पर गोल गोल घूमने लगा। उसके पेट का दर्द जल्द ही उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी छाती और उसके निचले पेट पर लगातार दर्द की भयानक लहरें हमला कर रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी नसों में लाखों छोटी सुइयां बह रही हों जो उसके शरीर के हर अंग को चुभ रही थीं। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जियांग फे मन ही मन चाहने लगा कि काश वो बेहोश हो जाए ताकि उसे इस पूरी दर्दनाक प्रोसेस से ना गुजरना पड़े।
लेकिन जियांग फे की शानदार वाइटैलिटी उसे बेहोश नहीं होने दे रही थी। बचपन से ही भले ही जियांग फे कभी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, लेकिन उसे कभी भी बुरी तरह से चोट नहीं लगी थी। उसे तेज धूप में खड़े रहने की सजा मिलती थी, लेकिन उसे कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं हुआ था। उसकी वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग थी। उसका शरीर इतना मजबूत था कि उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर था और वो हर एक दर्द को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। अरे यार, मुझे बेहोश होने दो, जियांग फे खुद पर चिल्लाया। उसे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। दर्द इतना असहनीय था कि वो थोड़ा सा भी आराम पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाने लगा। एक बार जब उसके शरीर को दर्द की थोड़ी आदत हो गई तो जियांग फे घुटनों के बल बैठने में कामयाब हो गया। उसने जमीन पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि जमीन में दरार आ गई। कई मुक्के मारने के बाद जियांग फे को आखिरकार वो दर्द कम होता हुआ महसूस होने लगा। कुछ समय बाद उसके आसपास की जमीन उसके पसीने से भीग चुकी थी। जियांग फे में आखिरकार अपने पैरों पर वापस खड़े होने की ताकत आ गई थी। वो खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। उसने पूर्व दिशा की ओर देखा तो सूरज उग रहा था। तब उसे समझ में आया कि उसने पूरी रात उस पोषण से होने वाले दर्द को सहने में गुजार दी थी। लेकिन थकावट महसूस होने की जगह जियांग फे को अपने अंदर एनर्जी की एक बहुत पावरफुल लहर महसूस हो रही थी। उसका क्यूई पूल पूरी तरह से भर चुका था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके क्यूआई पूल में पहले से कहीं ज्यादा क्यूआई कंडेंस करने की कैपेसिटी आ गई थी। वो लेवल 3 पावर लेवल तक पहुंच चुका था। बिना किसी इक्विपमेंट की पावर के भी जियांग फे अब एक बहुत खतरनाक ओपोनेंट बन चुका था। जियांग फे हमला करने के लिए किसी चीज को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा और उसे एक बड़ी सी चट्टान दिखी। भले ही वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने सोची थी, फिर भी वो बहुत सख्त थी। जियांग फे ने अपनी हथेली आगे की और उस चट्टान पर थंडर पाम का इस्तेमाल किया। जियांग फे को इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगी, लेकिन वो चट्टान तुरंत कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। बढ़िया, जियांग फे ने खुद से कहा। वो चट्टान बहुत सख्त और मजबूत थी, उन पंचिंग बैग से कहीं ज्यादा सख्त जिन पर जियांग फे मांडा स्क्वायर में प्रैक्टिस करता था। उसकी स्ट्रेंथ में आया ये इजाफा साफ दिखाई दे रहा था। उसके खाली हाथ वाले अटैक्स लगभग उसी लेवल पर पहुंच गए थे जब उसने वो ग्लव्स पहने होते थे। आपकी स्ट्रेंथ में हुए इंप्रूवमेंट के लिए कंग्रेचुलेशंस कैप्टन। जियांग फे अब दर्द की वजह से गालियां नहीं दे रहा था, इसलिए 0541 अपने आप वापस आ गया। डैम, तुम सच में बहुत जल्दी छिप जाते हो। हाँ सही, वो नया फ्रैगमेंट कैसा है? जियांग फे ने पूछा। फ्रैगमेंट बिल्कुल इंटैक्ट है। ऐसा लग रहा है कि जापानी लोग फैक्ट्री की डिफेंस लेयर को नहीं तोड़ पाए, इसलिए वो फैक्ट्री के अंदर की फैसिलिटीज को हाथ भी नहीं लगा सके, 0541 ने समझाया। क्या इस फैक्ट्री के डिफेंस मेजर्स बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं? जियांग फे ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, ये बस एक छोटी सी फैक्ट्री है। इसके डिफेंस मेजर्स बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के मुकाबले बहुत खराब हैं, 0541 ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा क्यों है कि जापानी लोग बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में घुसकर बायो एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी हासिल कर पाए, लेकिन इस छोटी सी फैक्ट्री में नहीं घुस सके? जियांग फे ने क्यूरियोसिटी से पूछा। इसकी वजह बहुत सिंपल है। जब बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी क्रैश हुई थी तो उसका आउटर डिफेंस तबाह हो गया था, इसलिए धरती के लोग आसानी से अंदर की टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए थे। क्योंकि ये फैक्ट्री साइज में छोटी है, इसके डिफेंस मेजर्स अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट हैं। अर्थ पर टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उससे प्लैनेट नामिक के डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है, 0541 ने समझाया। ठीक है, अब उन बातों के बारे में सोचना छोड़ते हैं। तुम अब मेरे लिए इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो ना? जियांग फे को अभी भी इसी बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी भी इक्विपमेंट डिजाइन कस्टमाइज नहीं कर सकता। मुझे रेडीमेड डेटा चाहिए, 0541 ने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मुझे अभी गेम में एक वेव फोर्स बैटल आर्मर नहीं मिला था? उसे बनाओ। जियांग फे थोड़ा सा मुस्कुराया। इससे पहले 0541 की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज लिमिटेड होने की वजह से उसे कुछ भी बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन अब बात अलग थी। इस छोटी सी फैक्ट्री के साथ वो आसानी से चेस्ट प्लेट्स प्रोड्यूस कर सकता था। तो फ्यूचर में अगर उसे गेम में और भी बढ़िया इक्विपमेंट मिलते तो वो 0541 से नए बनवा सकता था। ऑर्डर रिसीव कर लिया गया है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम 48 घंटे है, 0541 ने अपने टिपिकल प्रोग्राम्ड तरीके से जवाब दिया, जैसे वो कोई टास्क परफॉर्म करते वक्त देता था। ठीक है, जब प्रोडक्शन पूरी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जियांग फे ने सिर हिलाया और शहर की तरफ चलने लगा। उस वक्त तक आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये जगह काफी रिमोट थी, वहां आसपास ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। जियांग फे के लिए शहर तक कोई फ्री राइड मिलना आसान नहीं था। लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद आखिरकार एक गाड़ी वहां से गुजरी। ड्राइवर ने देखा कि जियांग फे बस एक टीनेजर था और अपनी इंसानियत के नाते वो जियांग फे को वापस शहर ले आया। शहर लौटने के बाद जियांग फे ने मांडा स्क्वायर वापस जाने के लिए एक टैक्सी ली, लेकिन वो सीधा घर नहीं गया। इसके बजाय उसने पूरा दिन मार्शल आर्ट्स सेंटर में गुजारा। लेवल 3 की स्ट्रेंथ हासिल करने के बाद जियांग फे के लिए मार्शल आर्ट्स के चारों सेट्स की प्रैक्टिस करना आसान हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले से ही उन्हें मास्टर करने के बहुत करीब था।
एक दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद जियांग फे ने बेसिकली मार्शल आर्ट्स के चारों सेट्स को मास्टर कर लिया था। शाम को जियांग फे घर लौटा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दोनों बहनें यांगपो और यांग किंग उसकी माँ की खाना पकाने में मदद कर रही थीं। अरे, तुम आ गए, यांग चिंग ने जियांग फे के पास कूदते हुए और उसकी स्लीव खींचते हुए कहा। हे, ये मेरा घर है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई मेहमान बन गया हूं? जियांग फे ने ताना मारते हुए कहा। ये क्या बकवास है कि ये किसका घर है? शाओपो और शाओ चिंग के लिए ये आसान नहीं रहा है। वो इतनी छोटी सी उम्र में एक फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए आई हैं। हमारे घर में वैसे भी स्पेयर रूम्स हैं, तो क्यों ना हम इन्हें अपने साथ रहने दें? जियांग फे की मां ने किचन से बाहर आते हुए कहा। नहीं, जियांग फे ने तुरंत ऐतराज जताया। वो पहले से ही इस बात से परेशान था कि ये दोनों बहनें उसकी मां के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही थीं। वो इन लड़कियों को अपने घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकता था? अरे ओल्डर ब्रदर जियांग फे, खुद को देखो, तुम पूरी तरह गंदे हो रखे हो। जाओ और जल्दी से नहा कर आओ। यांगचिंग ने देखा कि जियांग फे कीचड़ से सना हुआ था, इसलिए उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जियांग फे को बाथरूम की तरफ धकेल दिया। जाहिर है, यांगचिंग और यांगपो जानती थीं कि जियांग फे उनके यहां रहने के खिलाफ क्यों था। जहां एक तरफ वो जियांग फे की मां का दिल जीतने में कामयाब हो गई थी, वहीं वो अभी भी जियांग फे को उन्हें घर में रहने देने के लिए मना नहीं पाई थी। इसलिए उन्होंने जियांग फे को नहाने भेज दिया ताकि वो उसे वहां से हटा सकें। फिर वो जियांग फे की मां की मदद करना जारी रख सकती थीं। उन दोनों बहनों को आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत शांत और आज्ञाकारी लग रही थीं। जियांग फे की मां को वो पहले ही पसंद आ गई थीं। उन्होंने तो उन्हें अपनी मुंहबोली बेटियां बनाने के बारे में भी सोच लिया था। उन दोनों लड़कियों को बस थोड़ा सा बेचारा बनने का नाटक करना था और जियांग फे की मां का उन्हें यहां रहने देने का फैसला बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जब जियांग फे नहाकर बाहर आया तो खाना डाइनिंग टेबल पर पहले से ही अच्छे से सजा हुआ था। उसकी मां बीच में बैठी थी और यांगपो और यांग किंग उनके दाएं बाएं बैठी थीं। जियांग फे के लिए बस उनके सामने वाली सीट बची थी। डैम, मैं तो सच में मेहमान बन गया हूं, जियांग फे ने धीरे से बुदबुदाया। ठीक है, आज से शाओपो और किंग और हमारे साथ ही रहेंगी, जियांग फे की मां ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मॉम, ये ठीक नहीं है, जियांग फे ने तुरंत विरोध किया। मैं बस तुम्हें बता रही थी, तुमसे डिस्कस नहीं कर रही थी। चलो, शाओपो, चिंग खाना शुरू करो। जियांग फे की मां ने जियांग फे को आंखें दिखाईं और फिर बड़े प्यार से दोनों बहनों को खाना खाने के लिए कहा। यही नहीं, वो खुद उन्हें लगातार खाना परोस रही थीं। हे माम, मैं आपका असली बेटा हूं, ठीक है? आखिर में जियांग फे से सच में और बर्दाश्त नहीं हुआ। TSK, तेरे जैसे बेवकूफ बेटे के होने का क्या फायदा? अगर मेरे पास इन जैसी दो प्यारी बेटियां होती तो मुझे तेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी मां को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप सच में मेरी सगी मां हो? जियांग फे के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हे आंटी, ये खाइए, ये मैंने बनाया है, ये बहुत डिलिशियस है। यांग चिंग ने मजे लेते हुए जियांग फे की तरफ देखा और फिर खुशी खुशी जियांग फे की मां को थोड़ा खाना परोसा। वो तीनों खुशी खुशी खा रही थीं, जबकि जियांग फे बहुत बुरा महसूस कर रहा था। डिनर के बाद दोनों बहनों ने सफाई करने में जियांग फे की मां की मदद की। उसके बाद वो पड़ोस वाले घर से एक बहुत बड़ा प्लश टॉय ले आईं। ऐसा लग रहा था कि वो सच में यहां शिफ्ट होने का प्लान बना रही थीं। हे, क्या तुम लोगों ने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरे पेरेंट्स को इस बीच में नहीं लाओगी? जब उसकी मां का ध्यान कहीं और था तो जियांग फी ने यांगपो को बात करने के लिए एक तरफ खींच लिया। हमने अग्रीमेंट नहीं तोड़ा है। फिलहाल हम बस दो बेचारी लड़कियां हैं जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही हैं। यांगपो ने जियांग फे को देखकर स्माइल किया। उसकी दिलकश खूबसूरती ने एक पल के लिए जियांग फे का फोकस बिगाड़ दिया। जियांग फे अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी यांग बहनें खुशी खुशी उसके पास से भाग गईं। तब तक जियांग फे की मां ने उन दोनों लड़कियों के लिए कमरा भी सेट कर दिया था। डैम, ये दोनों लड़कियां तो सच में मेरे सिर पर चढ़ रही हैं। जियांग फे ने मुंह बनाया और अपने कमरे में लौट आया। उसे काउंटर मेजर्स के बारे में पूछने के लिए टियान्यू को तुरंत कॉल करने की जरूरत थी। डूडू, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। बदकिस्मती से जियांग फे का प्लान कामयाब नहीं हुआ। टियान्यू का फोन स्विच ऑफ था और जियांग फे उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। टियान्यू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो यांग बहनों, बाई जोंगवेई या उस बेवकूफ जांगफा से पंगा लेने की हालत में नहीं था। इसलिए इस वक्त जियांग फे के लिए और मुसीबत खड़ी ना हो, वो बस छिप सकता था। वो अफ्रीका चला गया था और उसने अपना फोन भी साथ ले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। इस तरह बाई जोंगवेई और बाकी लोग तियान्यू को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन साथ ही जियांग फी भी उससे मदद नहीं मांग सकता था। डैम, अब मैं क्या करूं? जियांग फे ने माथा सिकोड़ा। वो शुरू से ही एक घर में रहने वाला लड़का था। रहस्यमयी रिंग से स्ट्रेंथ मिलने के बाद अगर उसकी किसी से लड़ाई होती तो वो खुद को संभाल सकता था, लेकिन वो उन बहनों का सामना करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए जियांग फे को अभी भी अपनी मां और यांग बहनों के हंसने की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ पूरी तरह से उनके जादू में खो चुकी थी। अब अगर वो यांग बहनों से झगड़ा करके उन्हें जबरदस्ती घर से निकालता तो उसकी माँ पक्का उन लड़कियों की तरफदारी करती। जियांग फे ने उस रात गेम में लॉग इन किया, लेकिन उसे अभी भी कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला था। गेम में एंटर करते ही जियांग फे को इजाबेला की प्यारी सी स्माइल देखकर तुरंत अच्छा लगने लगा। भले ही उसके आसपास बहुत सी क्यूट लड़कियां थीं, लेकिन जियांग फे सिर्फ गेम में इजाबेला के साथ या फिर असल जिंदगी में सी ट्विंग के साथ ही खुलकर रह पाता था, जो हमेशा उसे सरप्राइज अटैक देना पसंद करती थी। क्या तुम्हारी दुनिया में कुछ हुआ है? इजाबेला ने पूछा। नहीं, सब सॉल्व हो गया है। जियांग फे जानता था कि इजाबेला पूछ रही थी कि वो कल ऑनलाइन क्यों नहीं आया। आखिरकार अगर वो ऑनलाइन नहीं आता तो एक पेट होने के नाते इजाबेला को पूरा दिन पेट स्पेस के एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठना पड़ता। बदकिस्मती से मैं तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इजाबेला थोड़ी उदास लग रही थी। हो, जियांग फे मुस्कुराया और उसने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कई बार जियांग फे इस बारे में 0541 से पूछना चाहता था, क्योंकि 0541 अलग अलग तरीकों से इक्विपमेंट और पोशंस को असल जिंदगी में ला सकता था। तो क्या वो इजाबेला के साथ भी ऐसा कर सकता था? लेकिन आखिर में जियांग फे ने कभी इस बारे में बात नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि कहीं 0541 उसे पक्का जवाब न दे दे। अगर वो सच में इजाबेला को असल दुनिया में ला सकता था तो वो उसका सामना कैसे करता? असल दुनिया में यांग बहनें पहले ही जियांग फे के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर रही थीं। अगर इजाबेला भी इस मुसीबत में जुड़ जाती तो जियांग फे शायद तुरंत ही मर जाता। प्यार और रिलेशनशिप्स के मामले में जियांग फे बस एक छोटा सा बच्चा था। अपने आसपास की इन सभी लड़कियों को हैंडल करना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं थी। लेवल रैंकिंग बोर्ड को देखने पर नंबर 1 पोजीशन पर अभी भी मजबूती से जियांग फे का कब्जा था, जो लेवल 60 पर था। 7 स्टार्स वॉरियर जो लेवल 45 पर था वो रैंकिंग में नंबर 2 पर था, जिसके बाद कोल्ड फेदर ही थी जो वो भी लेवल 45 पर थी। उनके नीचे रैंक करने वाले सभी प्लेयर्स लेवल 44 पर थे। जियांग फे ने डॉनलाइट सिटी में प्लेयर्स के करंट एवरेज लेवल के बारे में रोजेट रोज से पूछा। उसे पता चला कि ज्यादातर प्लेयर्स पहले ही लेवल 40 के पार पहुंच चुके थे। इस समय टेंपल ऑफ डीईटीज एंड डीमंस प्लेयर्स के ट्रेन करने और लेवल अप करने की मैं जगह बन चुका था। जाहिर है ये सिर्फ डंजन की नॉर्मल डिफिकल्टी तक ही लिमिटेड था। सिर्फ मेजर गिल्ड्स ही इस डंजन के एलीट मोड को ट्राई कर सकते थे, क्योंकि ये 40 लोगों की पार्टी का डंजन था। इसके अलावा एलीट डिफिकल्टी डंजन को क्लियर करने वाली इकलौती पार्टी एम्पीरियल ड्रैगन की एलीट टीम थी, क्योंकि उसके मेंबर्स के पास बहुत सारे पेट्स थे और उन्हें जियांग फे की डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक गाइड का सपोर्ट मिला हुआ था। जहां तक हीरोइक डिफिकल्टी की बात थी, जियांग फे के गिल्ड का एलीट ग्रुप भी इसे ट्राई करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डंजन के एंट्रांस पर ही 28 वाइस लीडर बॉसेस का एक ग्रुप पहरा दे रहा था। उनके लिए अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे फिर से बैटलफील्ड में जाना चाहिए? गेम में लॉगिन करने के बाद जियांग फे को एहसास हुआ कि उसका लेवल बहुत ज्यादा था और वो बाकी प्लेयर्स से थोड़ा कट गया था। इस समय वॉर ऑफ सेलेस्टियल्स एंड नेफिलिम नाम के एक्सपेंशन पैक के रिलीज होने में अभी भी लगभग 20 दिन बाकी थे। 20 दिनों के बाद प्लेयर्स को एक साइड चुननी होगी। इसके अलावा चारों मेन सिटीज का कंट्रोल्ड एरिया साइज में बहुत छोटा हो जाएगा। कई मैप्स का सिक्योरिटी लेवल भी कम हो जाएगा और ये मैप्स फिर फ्री कॉम्बैट जोन्स बन जाएंगे। भले ही प्लेयर्स को जबरदस्ती वॉर ऑफ सेलेस्टियल्स एंड नेफिलिम में हिस्सा लेने में अभी कुछ समय बाकी था, लेकिन जियांग फे पहले ही लेवल 60 पर पहुंच चुका था। गेम की सेटिंग्स के हिसाब से भले ही एक्सपेंशन पैक अभी रिलीज नहीं हुआ था, फिर भी वो मेन सिटी एरिया को छोड़कर अपने चुने हुए फैक्शन एरिया में जा सकता था, जो कि बहुत बड़ा था। क्या हम बाहर जाकर देखें? जियांग फे ने इजाबेला से कहा। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। इजाबेला बहुत आज्ञाकारी थी। चलो चलते हैं। जियांग फे ने तुरंत जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। वो डॉनलाइट सिटी से बाहर निकले और सीधे एक नेफिलिम कैंप की तरफ जाने लगे, जहां एक टेलीपोर्टेशन पॉइंट था। जब जियांग फे नेफिलिम किंग्स पैलेस में टेलीपोर्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल करके डॉनलाइट सिटी वापस आता था तो वो हमेशा यहीं टेलीपोर्ट होता था, इसलिए वो इस नेफिलिम कैंप को अच्छे से जानता था। मैं वॉर की फ्रंटलाइन पर जाना चाहता हूं, जियांग फे ने उन गार्ड से कहा जो टेलीपोर्टेशन पॉइंट का पहरा दे रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेट एक्सप्लोरर। उन गार्ड्स के पास कोई अकल नहीं थी। इसके अलावा क्योंकि जियांग फे ने वॉर की फ्रंटलाइन पर जाने की लेवल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली थी, इसलिए गार्ड ने सीधा टेलीपोर्टेशन पॉइंट खोल दिया और जियांग फे को एक नए मैप पर भेज दिया। गेम में चारों मेन सिटीज असल में बिगिनर्स विलेज के बड़े वर्जन्स के बराबर थीं। वो वहां इसलिए थीं ताकि प्लेयर्स धीरे धीरे गेम के हिसाब से ढल सकें और ये समझ सकें कि गेम कैसे काम करता है। जब प्लेयर्स लेवल 60 पर पहुंच जाते तो वो मेन सिटीज को छोड़कर फैक्शन एरियाज में एंटर कर सकते थे। नॉर्मल गेम प्रोग्रेस के हिसाब से प्लेयर्स लेवल 80 तक ही मेन सिटीज में रह सकते थे। उसके बाद उन्हें जाना पड़ता और वॉर ऑफ सेलेस्टियल्स एंड नेफिलिम में हिस्सा लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि जियांग फे ने सेलेस्टियल रेस कॉस्मिक ड्रैगन को मार दिया था, इसलिए एक्सपेंशन पैक समय से पहले रिलीज हो गया। शायद प्लेयर्स को लेवल 50 तक पहुंचने से पहले ही वॉर ऑफ सेलेस्टियल्स एंड नेफिलिम में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। नए मैप पर ट्रांसफर होने के बाद जियांग फे ने देखा कि वहां एक बहुत ही शानदार महल था जिसका आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत बोल्ड था।
महल की दीवारों पर मौजूद खूंखार दिखने वाली मैजिकल कैनन्स और बैलिस्टेड ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। महल के बाहर लगातार उठते धुएं का नज़ारा ये बता रहा था कि ये जगह मेन सिटी की तरह शांत और पीसफुल नहीं थी। हेलो ग्रेट एक्सप्लोरर, मैं आपका रिक्रूट गाइड हूँ। जब जियांग फे टेलीपोर्टेशन पॉइंट से बाहर निकला तो एक एनपीसी पहले से ही उसके पास आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये एनपीसी उसे इस नए गेम मोड के बारे में गाइड करने के लिए यहाँ था। मुझे यहाँ किन बातों का ध्यान रखना होगा? जियांग फे ने पूछा। ग्रेट एक्सप्लोरर फैक्शन एरियाज और मेन सिटीज में लड़ने के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्लेयर्स के मरने पर उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लेवल्स कम नहीं होंगे, लेकिन मरने पर आपके अनबाउंड इक्विपमेंट नीचे गिर जाएंगे, रिक्रूट गाइड ने कहा। ओह, जियांग फे ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के बैटल जोन्स में मरने पर प्लेयर्स को होने वाला नुकसान कम कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आप फैक्शन एरियाज में मर जाते हैं और अपने इक्विपमेंट खो देते हैं तो आप क्वार्टरमास्टर के पास जाकर अपने लेवल के रिक्रूट्स के लिए एक ग्रीन क्वालिटी सेट इक्विपमेंट ले सकते हैं। ऐसा दिन में एक बार किया जा सकता है। रिक्रूट गाइड जियांग फे को फैक्शन एरिया की खास बातों से इंट्रोड्यूस कराता रहा। बस थोड़े ही समय में रिक्रूटिंग गाइड के जरिए जियांग फे को फैक्शन एरिया के काम करने के तरीके का अच्छा खासा आइडिया लग गया था। सबसे पहली बात, फैक्शन एरिया का मैप बहुत बड़ा था। चारों मेन सिटी एरियाज को मिला भी दें तो ये उससे 10 गुना बड़ा था। यहाँ का हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल 3 था। हर फैक्शन के बेसिस के आसपास की जगह को छोड़कर ज्यादातर एरियाज का सिक्योरिटी लेवल 0 था और वो फ्री कॉम्बैट जोन्स थे। फैक्शन एरिया में ट्रेनिंग करते टाइम प्लेयर्स को कभी भी कोई मार सकता था और उनका इक्विपमेंट छीनने का रिस्क हमेशा रहता था। इसी वजह से यहाँ मॉन्स्टर्स से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। मेन सिटी एरियाज में सेम लेवल के मॉन्स्टर को मारने से जितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, यहाँ का हर मॉन्स्टर उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता था। इसके अलावा मनी और इक्विपमेंट के ड्रॉप रेट्स भी काफी बढ़ गए थे। सीधा सीधा कहें तो फैक्शन एरिया एक ऐसा मैप था जहां हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स भी थे। फैक्शन एरिया में अनगिनत सेमी फिनिश्ड फोर्ट्रेसेस थे। प्लेयर्स इन फोर्ट्रेसेस पर अटैक करके उन पर कब्जा कर सकते थे और फिर उनका कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते थे। जाहिर है, प्लेयर्स के कब्जा करने के बाद सिस्टम उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं देता था। इसका मतलब था कि कोई भी दूसरा प्लेयर ऑक्यूपाइड फोर्ट्रेसेस पर कभी भी अटैक कर सकता था। मेन सिटीज की तरह यहां प्लेयर्स को 1 महीने का सेफ पीरियड नहीं मिलता था। फैक्शन एरिया का बेसिक आइडिया लगने के बाद जियांग फे अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठा और डार्क फैक्शन के जायंट फोर्ट्रेस से उड़कर बाहर निकल गया। भले ही उसने फैक्शन एरिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, फिर भी उसका प्लान खुद जाकर सब चेक करने का था। जायंट फोर्ट्रेस से बाहर निकलते ही जियांग फे को इस एरिया और मेन सिटी एरियाज के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ आ गया। जायंट फोर्ट्रेस के बाहर सिर्फ कुछ डार्क फैक्शन एनपीसी सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। उनके अलावा वहां एक भी एनपीसी नहीं था। पूरा मैप सिर्फ सुनसान पहाड़ी एरियाज और जंगली मॉन्स्टर्स के ग्रुप से भरा पड़ा था। करीब 2 घंटे उड़ने के बाद जियांग फे को सामने एक और फोर्ट्रेस दिखा। इस फोर्ट्रेस का आर्किटेक्चरल स्टाइल उस डार्क फैक्शन फोर्ट्रेस से एकदम अलग था जो जियांग फे ने पहले देखा था। ये पूरा फोर्ट्रेस सफेद पत्थरों से बना था। ये देखने में बहुत ही होली और प्योर लग रहा था। इसके अलावा फोर्ट्रेस की छतें गोल्डन डोम्स वाली थीं जो देखने में बहुत शानदार लग रही थीं। ये लाइट फैक्शन का फोर्ट्रेस होना चाहिए, जियांग फे खुद से बड़बड़ाया। सेलेस्टियल रेस की लीड वाले लाइट फैक्शन ने नेफिलिम्स की तरह प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी नहीं दी थी। साफ दिख रहा था कि एस्थेटिक्स को लेकर उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट थीं। लेकिन फोर्ट्रेस के इस गॉर्जियस आर्किटेक्चर से उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ा था। चलो कहीं और चलकर देखते हैं। जियांग फे की हिम्मत नहीं हुई कि वो लाइट फैक्शन के फोर्ट्रेस के ज्यादा क्लोज जाए। माना कि वो वीक नहीं था, पर उसमें इतना घमंड भी नहीं था। वो अकेले दम पर एनिमी फैक्शन के फोर्ट्रेस पर अटैक करने जैसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। थोड़ी देर यूं ही रैंडम उड़ने के बाद जियांग फे को एक और सेमी फिनिश्ड फोर्ट्रेस दिखा, या यूं कहें कि उसके रूइंस दिखे। ये जगह लाइट और डार्क फैक्शंस के जायंट फोर्ट्रेसेस के ठीक मिडिल में थी। फिलहाल ये बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये कभी एक फोर्ट्रेस हुआ करता था। फिर भी सिस्टम इसे एक ऐसा फोर्ट्रेस मान रहा था जिस पर ऑक्यूपाई करके उसे रीबिल्ड किया जा सकता था। जियांग फे ने फोर्ट्रेस के रूइंस में घूमते मॉन्स्टर्स को देखा। वो सब लेवल 60 से ऊपर के एलीट मॉन्स्टर्स थे और उनका टोटल काउंट कोई 1 या 2000 के करीब था। अगर वो अकेला नीचे जाता तो शायद कुछ ही घंटों में उस पूरी जगह को क्लियर कर देता। छोड़ो, आगे देखते हैं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। ये फोर्ट्रेस लाइट और डार्क फैक्शंस के एकदम बीच में था। वॉर के दौरान सबसे हीटेड बैटल पक्का यहीं होने वाली थी। भले ही वो नॉर्मल प्लेयर्स से 20 दिन पहले फैक्शन एरिया में एंटर कर गया था, लेकिन 20 दिन का कंस्ट्रक्शन इस बात की गारंटी नहीं था कि फोर्ट्रेस उस कंटिन्यूअस वॉर में सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए जियांग फे फैक्शन एरिया में अपने गिल्ड बेस के लिए एक ज्यादा सेफ जगह ढूंढना चाहता था। सच में इस बार जियांग फे डार्क फैक्शन के जायंट फोर्ट्रेस से बाहर इसी मोटिव से निकला था, ताकि वो अपने गिल्ड के फोर्ट्रेस के लिए कोई सूटेबल जगह ढूंढ सके। वो बाकी प्लेयर्स से 20 दिन पहले फैक्शन एरिया में पहुंच गया था। ऐसे में अगर वो कुछ ना करता तो ये बहुत पिटी वाली बात होती। अब तो उसे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि वो पहले ही बाहर निकलकर एक्सप्लोर करने क्यों नहीं आया। अगर वो कुछ दिन पहले यहां आ जाता तो शायद बाकी प्लेयर्स के फैक्शन एरिया में एंटर करने से पहले ही वो अपना फोर्ट्रेस कंप्लीट कर चुका होता।
10 घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद जियांग फे को फाइनली एक बढ़िया लोकेशन पर एक फोर्ट्रेस के रूइंस मिल ही गए। माना कि ये भी लाइट और डार्क फैक्शन के जायंट फोर्ट्रेसेस के बीच में था, लेकिन ये सीधे लाइन ऑफ फायर में नहीं था। असल में ये लाइट और डार्क फैक्शंस के फोर्ट्रेसेस के साथ मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा था। भले ही ये फोर्ट्रेस सीधे उस फ्रंटल बैटलफील्ड पर नहीं था जहां लाइट और डार्क फैक्शन के बीच बैटल्स होती थीं, लेकिन ये डार्क फैक्शन के जायंट फोर्ट्रेस के एक कोने में जरूर था। इस फोर्ट्रेस की जियोग्राफिकल पोजीशन एक्सीलेंट थी और इसके आसपास ढेरों लेवलिंग एरियाज और रिसोर्स रिजर्व्स थे। ये वॉर की फ्रंटलाइंस पर फोर्ट्रेस बनाने के लिए जियांग फे को मिलने वाली बेस्ट जगह थी। फोर्ट्रेस के रूइंस को स्कैन करने के बाद जियांग फे ने नोटिस किया कि ये फोर्ट्रेस साइज में काफी बड़ा था, इसलिए नेचुरली इसके अंदर मॉन्स्टर्स भी ज्यादा थे। इसके अलावा ज्यादातर मॉन्स्टर्स लेवल 70 के एलीट्स थे और वहां कुछ बॉसेस भी थे। ये फोर्ट्रेस काफी पावरफुल लग रहा है, जियांग फे ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। नेचुरली जल्दी आने का अपना ही बेनिफिट था। अगर वो 20 दिन बाद फैक्शन एरिया में एंटर करता तो चारों बड़ी मेन सिटीज के सारे प्लेयर्स यहीं होते। उस टाइम इस फैक्शन एरिया में चाहे कितने भी फोर्ट्रेस के रूइंस क्यों ना हो, वो कभी इनफ नहीं होते। तब जियांग फे पक्का अभी की तरह रिलैक्स होकर अपनी पसंद का फोर्ट्रेस पिक नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं तुम्हें ही चूज करता हूं। जियांग फे ने फाइनली अपना माइंड मेकअप कर लिया। इस फोर्ट्रेस की लोकेशन ही एक्सीलेंट नहीं थी, बल्कि ये साइज में भी बड़ा था और इसमें डेवलपमेंट का भी काफी स्कोप था। गिल्ड बेस बनाने के लिए ये डेफिनेटली एक आइडियल एरिया था। बाकी फोर्ट्रेसेस के कंपेयर में इसे बिल्ड करने में टाइम और रिसोर्सेज ज्यादा लगने वाले थे, लेकिन इसकी ग्रेट लोकेशन को देखते हुए ये टोटली वर्थ इट था। अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठे बैठे ही जियांग फे ग्राउंड पर उतरा और उसने मॉन्स्टर्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। माना कि मॉन्स्टर्स सिर्फ एलीट्स थे, पर वो सब लेवल 70 के थे, इसलिए लेवल डिफरेंस की वजह से जियांग फे सप्रेस हो रहा था। जियांग फे की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक साथ ढेरों मॉन्स्टर्स का एग्रो अपनी तरफ पुल करे। उसने एक बार में सिर्फ 5 से 10 मॉन्स्टर्स का एग्रो लिया और फिर इजाबेला के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। फ्री कॉम्बैट जोन में ट्रेनिंग करने का मजा ही ऑसम है। मॉन्स्टर्स की एक वेव को क्लियर करने के बाद जियांग फे ने एक्साइटेडली कहा। वो पहले ही अपने लेवल से कहीं ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स को मार रहा था। फैक्शन एरिया के मॉन्स्टर्स नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते थे। ऐसे में इन मॉन्स्टर्स को मारकर जियांग फे को मिलने वाला एक्सपीरियंस नेचुरली बहुत ही हाई था। करीब 2 घंटे तक उस एरिया को क्लियर करने के बाद जियांग फे का सामना फाइनली पहले छोटे बॉस से हुआ। वो एक लेवल 72 का लीडर बॉस था। इस छोटे लीडर बॉस की अटैक पावर कुछ खास हाई नहीं थी, लेकिन ये बॉस जियांग फे से 12 लेवल्स बड़ा था। इसलिए लेवल सप्रेशन के चलते बॉस के हर 3 अटैक्स में से 2 क्रिटिकल हिट्स लग रहे थे। ऐसे में जियांग फे के पास अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को एक टैंक की तरह यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत पावरफुल था। लेकिन ऐसा करने पर भी जियांग फे और इजाबेला को एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो लोग बॉस को हिट ही नहीं कर पा रहे थे। लेवल सप्रेशन के चलते जियांग फे और इजाबेला के आधे से ज्यादा अटैक्स मिस हो रहे थे। अगर वो गलती से बॉस को हिट कर भी देते तो कोई खास डैमेज नहीं होता था। FCK, ये सच में बहुत अनोइंग है। आखिर में हारकर जियांग फे ने गुस्से में ट्रांसफॉर्म किया और अपनी नेफिलिम फॉर्म में आ गया। अपनी नेफिलिम फॉर्म में जियांग फे सारे डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता था और उसके अटैक्स 100% हिट होते थे। अब वो छोटा लीडर बॉस उसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करता था। जल्दी ही वो छोटा बॉस मारा गया और उसने लेवल 60 का एक क्लॉथ आर्मर ब्रेसलेट ड्रॉप किया। ऐसा लग रहा था कि फैक्शन एरिया में ड्रॉप रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। ये ऑलमोस्ट मेन सिटीज के डंजन्स के बराबर था। लगता है मुझे स्लोली ही इस जगह को क्लियर करना होगा। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली। वो और इजाबेला छोटे मॉन्स्टर्स को तो इजीली हैंडल कर सकते थे, लेकिन बॉसेस का डिफेंस बहुत ज्यादा हाई था। ऊपर से लेवल सप्रेशन का इफेक्ट अलग था। इसलिए जियांग फे के पास अपनी नेफिलिम फॉर्म के कूल डाउन होने का वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, ताकि वो उनसे फाइट कर सके। इसका मतलब था कि वो हर 4 घंटे में बस एक ही छोटे बॉस को मार सकता था। अगर वो इस पूरी जगह को क्लियर करना चाहता था तो उसे कम से कम 2 दिन का टाइम लगने वाला था। एक दिन की मेहनत के बाद जियांग फे ने वेस्टलैंड के ज्यादातर छोटे मॉन्स्टर्स को लगभग खत्म कर दिया था। उसने 3 छोटे लीडर्स को भी मार दिया था। इससे उसका एक्सपीरियंस बार 1/3 तक बढ़ गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि फैक्शन रीजन में लेवल अप करना कितना शॉकिंगली क्विक था। लॉग ऑफ करने के बाद जियांग फे अपने यूजुअल रूटीन पर वापस आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट सेंटर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन इस बार 2 छोटे फिगर्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। है ब्रदर जियांग फे, हम आपके घर में सिर्फ टेम्परेरीली रह रहे हैं। हम आपकी माम को किसी मुसीबत में नहीं डालेंगे। यांग चिंग ने जियांग फे का हाथ पकड़कर उसके साथ चलते हुए कहा। दोनों बहनें बहुत इंटेलिजेंट थीं। उन्हें पूरी तरह यकीन था कि वो उसकी मदर के जरिए जियांग फे को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर लेंगी। इस बात ने वाकई जियांग फे को थोड़ा अपसेट कर दिया था। लेकिन बात इतनी भी नहीं बिगड़ी थी कि जियांग फे कोई तमाशा खड़ा करे। ऊपर से अपनी क्यूट एक्टिंग की वजह से इन लड़कियों का पलड़ा भारी था, इसलिए उसके पेशेंस का टेस्ट लेना उनके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था।
HMPH, मैं तुम दोनों को वार्न कर रहा हूं। अगर मेरे पेरेंट्स इस मेटाह्यूमन मेस में घसीटे गए और उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब जियांग फे की मदर उसके मुकाबले उन बहनों से ज्यादा प्यार करने लगी थी, इसलिए जियांग फे उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल नहीं सकता था। फिर भी उसने उन्हें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप टेंशन मत लीजिए, हमें अपनी बाउंड्रीज पता है, यांग चिंग ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा। जल्दी ही वो तीनों मार्शल आर्ट सेंटर पहुंच गए और अपनी अपनी ट्रेनिंग करने लगे। चूंकि यांगपो और यांग चिंग भी मार्शल आर्टिस्ट्स थीं, इसलिए वो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगी, जबकि जियांग फे अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो गया। ब्रदर जियांग, आपने इतनी जल्दी इंप्रूव कर लिया, ज्यादातर चुप रहने वाली यांगपो ने सरप्राइज में कहा। जिन 4 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को जियांग फे ने पहले सीखा था, उनमें उसकी प्रोग्रेस देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड थी। माना कि जियांग फे लगभग 10 दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसने अपना ज्यादातर टाइम उन चारों नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के साथ फेमिलियर होने में लगाया था। एक लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद जियांग फे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि वो लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को इंस्टेंटली पूरी तरह से समझ लेगा। इसलिए बहनों को लग रहा था कि जियांग फे को टेक्निक अप्लाई करने में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में जियांग फे ने इतना जबरदस्त इंप्रूव कर लिया था कि वो टेक्निक्स को बस जानने से लेकर अब उन्हें काफी हद तक मास्टर करने के लेवल तक पहुंच गया था। हे, मेरी समझने की एबिलिटी थोड़ी बेटर है, बस इतनी सी बात है, जियांग फे ने हंसते हुए कहा। ओह, भले ही यांगपो जानती थी कि जियांग फे बहाने बना रहा है, पर उसने ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि वो ये सब शेयर नहीं करना चाहता था। सच तो ये था कि जियांग फे अपनी बढ़ी हुई कैपेबिलिटीज की वजह से ही इतना इंप्रूव कर पाया था। माना कि जियांग फे अलायंस के बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स की तरह मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सकता था, पर उसकी बॉडी की क्वालिटी एक म्यूटेंट के काफी करीब थी। उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से केमिकल से कैटलाइज होती थी। इसके अलावा एनर्जी फ्लो का रास्ता बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स की तरह उसकी नसों से होकर नहीं गुजरता था। इसकी जगह एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी वॉर्टेक्स से निकलती थी। नया बायो पोशन पीने के बाद जियांग फे का एनर्जी लेवल 2 के लो टियर से बढ़कर लेवल 3 के मिडिल टियर तक पहुंच गया था। अपनी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ने के साथ ही वो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को कहीं ज्यादा नेचुरली और स्मूथली इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए जियांग फे की बॉडी क्वालिटी वेस्ट के म्यूटेंट्स जैसी थी और उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस खुद को बैटल टेक्निक्स के साथ फेमिलियर करना था और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ वो अपनी जनरेशन का एक लेजेंडरी एक्सपर्ट बन सकता था। फिर भी जियांग फे वेस्टर्न म्यूटेंट्स से काफी अलग था। वेस्टर्न म्यूटेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उनके बर्थ के टाइम ही डिसाइड हो जाती थीं। भले ही वो बेटर टेक्निक्स के जरिए अपनी बैटल एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते थे, पर उनके लेवल्स पहले से फिक्स होते थे और उन्हें अपनी मेहनत से बढ़ाया नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जियांग फे अपनी बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा बायो पोशंस पी सकता था। चारों तरह की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर करने के बाद जियांग फे उन्हें यांग बहनों के खिलाफ टेस्ट करना चाहता था। जाहिर है, कॉम्बैट प्रैक्टिस में वो अपनी इक्विपमेंट एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यांगपो के खिलाफ वो सिर्फ अपनी मिडिल टियर लेवल 3 कैपेबिलिटीज और उन 4 लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का ही यूज करने वाला था। ब्रदर जियांग, क्या आप अपनी नॉलेज से हमें कुछ सिखाने वाले हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। यांगपो ने जियांग फे की रिक्वेस्ट सुनकर खुश होते हुए उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया। बहनों की नजर में जियांग फे पक्का एक लेवल 4 एक्सपर्ट था और एक लेवल 5 गॉडली बीइंग का डिसाइपल भी था। अगर वो उन्हें थोड़ी नॉलेज और विजडम देने के लिए तैयार था तो इससे उनका काफी फायदा होने वाला था। मैं सच में तुम्हें कोई नॉलेज देकर एनलाइटन नहीं कर रहा। मैंने जो 4 तरह की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स अभी नई सीखी हैं, मुझे बस उन्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं अपनी कैपेबिलिटीज को मिडिल टियर लेवल 3 तक सप्रेस करूंगा। जियांग फे ने हंसते हुए कहा। ठीक है। यांगपो ने हाँ में सिर हिलाया। भले ही जियांग फे ने अपनी कैपेबिलिटीज को सप्रेस करने की बात कही थी, लेकिन उसके पास उसे अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करने के प्लान्स थे। जल्दी ही दोनों ट्रेनिंग रूम के सेंटर में आ गए। यांग चिंग एक तरफ खड़ी होकर दोनों के लिए खुशी से चीयर कर रही थी। ब्रदर जियांग, शुरू कीजिए। यांगपो एकदम तैयार और मजबूत स्टांस के साथ खड़ी हो गई। मैं तुम्हें कोई छूट नहीं देने वाला। जियांग फे को पता था कि उसकी असली कैपेबिलिटीज यांगपो जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसने इस फाइट को हल्के में नहीं लिया और मौका मिलते ही तुरंत अटैक कर दिया। एनर्जी वॉर्टेक्स लगातार घूमने लगा और जियांग फे के पैरों से गोल्डन एनर्जी की धाराएं बहने लगीं। अगले ही पल जियांग फे ने एकदम परफेक्शन के साथ ग्लाइडिंग सेंट स्टेप को एक्टिवेट कर दिया। ये तो बहुत फास्ट है। जियांग फे के सामने खड़ी यांगपो पूरी तरह से शॉक लग रही थी।
ग्लाइडिंग सेंट स्टेप महज एक लो टियर चिंगोंग टेक्निक थी, लेकिन जब जियांग फे ने इसे यूज किया तो उसकी स्पीड यांगपो की हाई टियर टेक्निक से बिल्कुल कम नहीं थी। थंडर पॉम। यांगपो के करीब पहुंचते ही जियांग फे ने अपनी हथेली से उसके शोल्डर्स को निशाना बनाया। आखिर ये सिर्फ एक कॉम्बैट प्रैक्टिस थी, उसकी बॉडी के वाइटल पार्ट्स पर वार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये अच्छा था। यांगपो ने चिल्लाते हुए तेजी से घूमकर उसका अटैक डॉज कर दिया। वो जियांग फे से जरा भी स्लो नहीं थी। ऊपर से उसकी मूवमेंट में एक फेमिनिन एजिलिटी थी, जिससे वो आराम से जियांग फे के पाम अटैक से बच निकली। तुरंत बाद वो एक तरफ झुकी और जियांग फे के वीक स्पॉट पर किक मारने के लिए अपना पैर हवा में उठा दिया। जियांग फे ने उसकी किक को डॉज किया और फिर दोनों के बीच अलग अलग मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स के साथ असली फाइट शुरू हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? कॉम्बैट प्रैक्टिस जितनी लंबी खिंच रही थी, यांगपो उतनी ही शॉक्ड होती जा रही थी। साफ दिख रहा था कि जियांग फे सिर्फ मिडिल टियर लेवल 3 कैपेबिलिटीज दिखा रहा था और लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का ही यूज कर रहा था। लेकिन जब जियांग फे इन्हें इस्तेमाल कर रहा था तो इन लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि यांगपो को हाई टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स से काउंटर करने पर मजबूर होना पड़ रहा था। क्या ये किसी लेवल 5 एक्सपर्ट की सीक्रेट टेक्निक है? कोई लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को भी इतना पावरफुल कैसे बना सकता है? लगता है मुझे इस लड़के के और करीब जाना होगा। अगर मुझे ये सीक्रेट टेक्निक पता चल जाए तो आक्वामून हेवनली पैलेस का रुतबा एकदम नए लेवल पर पहुंच जाएगा। जियांग फे के साथ उसकी फाइट जितनी इंटेंस हो रही थी, उसका इरादा उतना ही पक्का होता जा रहा था। अगर जियांग फे को पता चल जाता कि वो इस वक्त क्या सोच रही है, तो वो पक्का उसकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ता। जियांग फे अच्छे से जानता था कि इसमें कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं थी। वो लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक से इतनी पावर सिर्फ अपनी यूनिक बॉडी क्वालिटी की वजह से ही निकाल पा रहा था। जब कोई असली मार्शल आर्टिस्ट किसी मार्शल आर्ट्स टेक्निक का यूज करता था तो प्योर क्यू उसकी बॉडी की अलग अलग वेन से होकर बहती थी। हर इंसान की वेन्स अलग होती थीं और ये उनकी बॉडी के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता था। इसलिए प्योर क्यू कभी सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करती थी, बल्कि वो पूरी बॉडी में जिगजैग रास्ते से वेन से होकर गुजरती थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग फे की एनर्जी सीधे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक ट्रैवल कर सकती थी और इस प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता था। इसलिए चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक इस्तेमाल करे, उसका इम्पैक्ट किसी भी और इंसान से कहीं ज्यादा जबरदस्त ही होने वाला था। कुछ देर फाइट करने के बाद यांगपो रेस्टलेस फील करने लगी थी। अपना बेस्ट देने के बावजूद वो जियांग फे को उसका ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर फोर्स नहीं कर पाई थी। जियांग फे बिल्कुल उसकी तरह एजाइल रहकर उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। वो ऐसी लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स यूज कर रहा था जो यांगपो की हाई टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक से जरा भी वीक नहीं थी। बस बहुत हुआ, मुझे और नहीं लड़ना। ब्रदर जियांग, आप बुली कर रहे हैं। एक आधे अधूरे अटैक के बाद यांगपो अरीना से बाहर कूद गई। माना कि उसके पास अभी भी कुछ अनयूज्ड अल्टीमेट टेक्निक्स थीं, पर वो इस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थीं। ऊपर से उसका उन टेक्निक्स पर उतना अच्छा कंट्रोल भी नहीं था। अगर वो उन्हें यूज करती तो चांस था कि जियांग फे हर्ट हो जाता या फिर उसे काउंटर करने के लिए कोई और स्ट्रांग मार्शल आर्ट्स टेक्निक यूज करने पर मजबूर हो जाता, जिससे खुद यांगपो को हैवी डैमेज हो सकता था। वो इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। हे लिटिल सिस्टर यांगपो, तुम बहुत ज़्यादा लीनियंट हो। भले ही जियांग फे पोलाइट बनने का नाटक कर रहा था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। आखिर उसने बस कुछ ही दिन ट्रेनिंग की थी और इतने में ही वो यांगपो जैसी टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को बराबरी की टक्कर दे पा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपने इक्विपमेंट की पावर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ा था, जो कि जियांग फे के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो ब्रदर जियांग, आप सच में अमेजिंग हैं। आपने मेरी सिस्टर के खिलाफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मिडिल टियर लेवल 3 पावर्स और लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का यूज किया। यांगपो से अलग यांगचिंग को हार या जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो तुरंत कूदकर जियांग फे के पास पहुंची और उसकी आर्म को हग करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। फिर भी यांगपो और यांगचिंग ट्विंस थीं। इसका मतलब था कि दोनों का माइंड और सोचने का तरीका काफी सिमिलर था। नेचुरली यांगचिंग भी अपनी बहन के उस प्लान से पूरी तरह अग्री कर रही थी, जिसमें वो जियांग फे से वो सीक्रेट टेक्निक हासिल करना चाहती थी, जिससे लो टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी हाई टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स जितनी पावरफुल बन जाती थीं। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट को वो सीक्रेट टेक्निक मिल जाती तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को काफी हद तक इंक्रीज कर सकता था। वो हाई टियर मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का यूज करके अपने से कहीं ज्यादा हाई लेवल के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को चैलेंज भी कर सकता था। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि जियांग फे के पास जो सीक्रेट टेक्निक है वो दोनों बहनों और पूरे आक्वामून हेवनली पैलेस के लिए एक इरेजिस्टिबल टेम्पटेशन थी। उस दिन बाकी टाइम भले ही जियांग फे और दोनों बहनें मार्शल आर्ट सेंटर में ट्रेन करते रहे, पर यांगपो की नजरें एक पल के लिए भी जियांग फे से नहीं हटीं। ऐसा लग रहा था कि वो उसके ट्रेनिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हुए उसकी सीक्रेट टेक्निक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ यांग किंग जियांग फे के और भी ज्यादा क्लोज हो गई।
जब भी जियांग फे ट्रेनिंग से ब्रेक लेता वो तुरंत उसकी आर्म से चिपक जाती थी। शाम को घर लौटने के बाद दोनों बहनें और भी ज्यादा एक्टिव हो गईं। उन्होंने जियांग फे की मदर को एंटरटेन करने के लिए सब कुछ किया और इसी वजह से पूरी शाम उनके चेहरे पर स्माइल बनी रही। जियांग फे ने खुद से सोचते हुए एक गहरी सांस ली। जो कुछ भी चल रहा था उसे लेकर उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स थे। चूंकि जियांग फे के फादर काम में बहुत बिजी रहते थे और मुश्किल से ही घर पर होते थे और जियांग फे को स्कूल जाना होता था, ऐसे में एक हाउसवाइफ के तौर पर उसकी मदर घर पर अक्सर अकेली और बोर होती रहती थीं। जियांग फे ने मुश्किल से ही कभी अपनी मदर को इतना खुश देखा था, इसलिए उसे इस बात की काफी खुशी थी कि दोनों बहनें उसकी मदर को इतना जॉय दे पा रही हैं। पर वो जानता था कि उन बहनों के इरादे कुछ और ही थे, वरना उसने अपना गार्ड अप नहीं रखा होता। जियांग फे अपने दिल की इस दुविधा को दूर नहीं कर पा रहा था। घर की तीनों औरतों के साथ डिनर करने और थोड़ी बहुत फालतू बातें करने के बाद वो अपने रूम में वापस आ गया। वहीं दूसरी तरफ यांग बहनें उसकी मदर के साथ सोप ओपरास देखने बैठ गईं। रात को जियांग फे ने एकदम सही टाइम पर गेमिंग वर्ल्ड में लॉग इन किया। कल पूरे दिन की हार्डवर्क के बाद जियांग फे ने फोर्ट्रेस रूइंस के ज्यादातर छोटे मॉन्स्टर्स को मार गिराया था। अब वहां सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स बचे थे, एक बड़ा और एक छोटा। लॉग इन करने के बाद जियांग फे ने सबसे पहला काम अपनी नेफिलिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का किया। फिर उसने इजाबेला के साथ मिलकर उस लीडर लेवल के छोटे मॉन्स्टर को मारा और रूइंस के आसपास के एरिया को स्काउट किया। साथ ही उसने वहां बिखरे हुए रिसोर्सेज का एक मैप भी ड्रॉ कर लिया। जैसे ही जियांग फे इन सब कामों से फ्री हुआ, उसके नेफिलिम ट्रांसफॉर्मेशन का 4 घंटे का कूलडाउन पीरियड भी खत्म हो गया। उसने ट्रांसफॉर्म किया और उस आखिरी बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए इजाबेला के साथ फोर्ट्रेस रूइंस के सेंटर में वापस आ गया। गोस्ट कमांडर वॉकर्स, स्पेक्टर इंटरमीडिएट लॉर्ड, लेवल 75, हेल्थ पॉइंट्स 15 मिलियन, अटैक पावर 35,000, स्किल्स डेथ गेज, स्मैश, स्वाइप, टॉर्नेडो स्लैश, डेडली ब्लेड ऑरा, sword storm. Death Gaze, Ghost Commander Walkers deal 6,000 damage points to all enemy targets in a 50-meter radius every second. Smash, Walkers instantly deals a strong blow at an enemy target, causing damage equivalent to 1.5x of attack power. Swipe, Ghost Commander Walker's normal attack will deal damage to all enemies in front of him. Tornado Slash, Ghost Commander Walkers swings his weapon to deal significant damage to all enemies around him. Deadly Blade Aura, Walkers releases a Blade Aura to deal a large amount of damage to enemies in front of him in a 100-meter radius. Blade Fury Walker starts to spin with his weapon held horizontally. He continuously deals a large amount of damage to enemies in a 20-meter radius around him and his movement speed is increased by 100%. The effect lasts for 10 seconds. For every enemy Walker kills, the duration of Blade Fury increases by 3 seconds. Remark, a commander who used to guard the fortress. Although he had already died in battle, he continues to guard the area. Anyone who tries to invade his fortress will face destructive damage. क्या स्ट्रांग ओपोनेंट है। जब जियांग फे ने उसके एट्रीब्यूट्स देखे तो वो एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। चलो शुरू करते हैं। एक और गहरी सांस लेने के बाद उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को उस मॉन्स्टर की तरफ मोड़ा। चूंकि वो मॉन्स्टर लेवल 75 का था, इसलिए इजाबेला अपनी अनट्रांसफॉर्म स्टेट में उसे जरा भी डैमेज नहीं दे पाती। इसलिए जियांग फे ने इजाबेला को पीछे छोड़ने का डिसाइड किया और अकेले दम पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने निकल पड़ा। क्रैक! जैसे ही जियांग फे उस मॉन्स्टर के करीब पहुंचा, एक पर्पल थंडरबोल्ट सीधे जियांग फे से आ टकराई। जियांग फे की स्किन तुरंत पर्पल हो गई। उसी वक्त उसकी पीठ से विंग्स बाहर निकलने लगे और उसके माथे पर एक बड़ा सा सींग आ गया। -6,000, -3,000। इससे पहले कि जियांग फे अपना अटैक करता, वो और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन दोनों डेथ गेज से बुरी तरह जल गए, जबकि वो अभी मॉन्स्टर के करीब ही पहुंच रहे थे। शफल! जियांग फे ने अपने हाथ में पकड़े जायंट हैमर को घुमाया और चांद के आकार की एक चमकती हुई ब्लेड उड़ते हुए गोस्ट कमांडर की तरफ गई। -13,426। नेफिलिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जियांग फे अपने दुश्मन के डिफेंस एट्रीब्यूट को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता था। इसलिए रूथलेस बराज के स्टैक्ड अटैक्स के बिना भी उसका डैमेज आउटपुट शॉकिंगली हाई था। ऊपर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद मिलने वाले लाइफस्टील इफेक्ट ने जियांग फे को जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन और अपनी खोई हुई हेल्थ पॉइंट्स को रिकवर करने का मौका दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोर्ट्रेस में घुसने की, इंट्रूडर! जियांग फे के अटैक करते ही उस मॉन्स्टर का एग्रो तुरंत एक्टिवेट हो गया। शफल! उस मॉन्स्टर ने भी उसी अंदाज में अपने हाथ में पकड़ी ह्यूज ब्लेड को घुमाया और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के पेट पर सीधा वार किया। -9,325। ये मॉन्स्टर सच में बहुत स्ट्रांग है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। आर्मर ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन का बेस डिफेंस 10,000 पॉइंट्स था और इसके ऊपर से जियांग फे के करंट लेवल के हिसाब से हर लेवल पर 300 डिफेंस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते थे। इस तरह जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के पास टोटल 28,000 डिफेंस पॉइंट्स थे। साथ ही उसके पास 50% डैमेज रिडक्शन भी था। इतनी स्ट्रांग डिफेंसिव एबिलिटीज होने के बावजूद जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के लगभग 10,000 हेल्थ पॉइंट्स कम हो गए थे।
साफ था कि लेवल डिफरेंस के चलते उस मॉन्स्टर की अटैक पावर सच में बहुत खतरनाक थी। आ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। जियांग फे ने तुरंत अपना जायंट हैमर घुमाया और क्रेसेंट शेप की ढेरों ब्लेड्स उस मॉन्स्टर की बॉडी पर जा लगीं। रूथलेस बाराज के स्टैक्स बढ़ने के साथ ही डैमेज आउटपुट भी बढ़ गया था। उस मॉन्स्टर ने भी बिना झिझके पलटवार किया और उसका हर अटैक जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के हेल्थ पॉइंट्स का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर रहा था। जियांग फे उस मॉन्स्टर के सामने जरा भी कमजोर नहीं पड़ रहा था। अपनी नेफिलिम फॉर्म में जियांग फे की अटैक पावर दुगनी से भी ज्यादा हो गई थी। जब उसका रूथलेस बाराज 10वीं बार स्टैक हुआ तो उसकी अटैक पावर 40,000 के पार पहुंच गई। ऊपर से नेफिलिम फॉर्म में जियांग फे अपने ओपोनेंट के डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर सकता था, इसलिए उसके हर अटैक से एक हैवी डैमेज हो रहा था। नेफिलिम किंग्स आइज के साथ जियांग फे लगातार अपने ओपोनेंट को क्रिटिकल डैमेज दे पा रहा था, जिससे मॉन्स्टर के हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिर रहे थे। भले ही मॉन्स्टर अपने हर अटैक से जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को लगभग 10,000 का डैमेज दे रहा था और कभी कभी स्किल्स यूज करने पर 20,000 से भी ज्यादा डैमेज दे देता था, फिर भी जियांग फे अपने 140% लाइफस्टील इफेक्ट से इस खतरे को आराम से हैंडल कर पा रहा था। मॉन्स्टर के पास 1,50,00,000 हेल्थ पॉइंट्स होने के बावजूद जियांग फे की मॉन्स्टर के डिफेंस को इग्नोर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग थी। 2 मिनट से भी कम टाइम में गोस्ट कमांडर अपने 2/3 हेल्थ पॉइंट्स खो चुका था। कमीने इन्वेडर, तुम काफी स्ट्रांग हो, अब मेरी अल्टीमेट स्किल का मजा चखो। गोस्ट कमांडर ने अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा। अचानक उस मॉन्स्टर ने अपने अटैक्स रोके और अपनी स्वॉर्ड को हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी बॉडी तेजी से घूमने लगी। उसकी बॉडी से स्वॉर्ड एनर्जी की लहरें निकलने लगी और जल्द ही उन्होंने एक जायंट ब्लेड फ्यूरी का रूप ले लिया। -30,000। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर दिखाई दिया जो बता रहा था कि उसे अभी कितना भारी डैमेज पड़ा है। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन ने इंस्टेंटली अपने आधे हेल्थ पॉइंट्स गंवा दिए थे। अरे शिट, ये तो पागलपन है, जियांग फे ने अपनी नजरें गड़ाईं। भले ही अल्टीमेट स्किल का डैमेज जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को एक बार में मारने के लिए काफी नहीं था, पर यह एक कंटिन्यूअस डैमेज इफेक्ट वाली स्किल थी। ऊपर से जियांग फे उस ब्लेड फ्यूरी के सेंटर के बहुत करीब था, जहां स्वॉर्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। इसका सीधा मतलब था कि उसके लिए अपने लाइफस्टील इफेक्ट से जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के हेल्थ पॉइंट्स को सस्टेन करना पूरी तरह इम्पॉसिबल था। और तो और, अगर जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन मारा जाता तो जियांग फे अपने डिफेंस के भरोसे इस इंसेन डैमेज को बिल्कुल नहीं झेल पाता। उसका लाइफस्टील इफेक्ट चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, चांस था कि वो इंस्टेंटली मारा जाता। रिट्रीट। जियांग फे ने इंस्टेंटली जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को कॉम्बैट से हटा दिया। साथ ही उसने लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट्स की कॉइल इन बॉडी स्किल को एक्टिवेट कर दिया। बज। जैसे ही जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन गायब हुआ, जियांग फे की बॉडी पर एक किलिन शैडो आ गई। जियांग फे अब एक इनविंसिबल स्टेट में एंटर कर चुका था। जियांग फे के पास जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को कॉम्बैट से हटाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। भले ही उसके पास कई लाइफ प्रोटेक्टिंग स्किल्स थीं, पर उनमें से कोई भी उसके माउंट को मरने से नहीं बचा सकती थी। इसलिए जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को बचाने का बस यही एक रास्ता था कि उसे कॉम्बैट से हटा दिया जाए। किलिन बॉडी ने जियांग फे को 10 सेकंड्स के लिए इनविंसिबिलिटी स्टेट में डाल दिया था, जिसका मतलब था कि वो ब्लेड फ्यूरी को पूरी तरह इग्नोर कर सकता था। जियांग फे ने इस टाइम का फायदा उठाया और उस मॉन्स्टर पर पागलों की तरह अटैक करने लगा। जियांग फे ने एक बार फिर मॉन्स्टर के 10,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स उड़ा दिए। ये देखकर कि ब्लेड फ्यूरी खत्म होने वाला था और उसकी इनविंसिबल स्टेट भी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, जियांग फे ने जल्दी से जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन कर लिया। जियांग फे की एक तेज सीटी के बाद जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा। तब तक मॉन्स्टर की अल्टीमेट स्किल भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जियांग फे की सबसे बड़ी टेंशन वो 3 सेकंड का डिले था जो जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन करने और उसे यूज करने के बीच लगता था। अपनी इनविंसिबल स्टेट के बिना जियांग फे की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने खुद के डिफेंस के भरोसे उस मॉन्स्टर से लड़े। शैडो बैरियर। जियांग फे 15 सेकंड्स तक चलने वाली डिवाइन शील्ड को यूज नहीं करना चाहता था। आखिर जियांग फे को पक्का नहीं पता था कि वो मॉन्स्टर दोबारा ब्लेड फ्यूरी यूज करेगा या नहीं। गोस्ट कमांडर के पास अभी भी लगभग 50 लाख हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। 2-हैंडेड सॉर्ड के साथ वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर सकता था। 3 सेकंड्स में वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही जियांग फे पर अटैक कर पाता। इसलिए अगर जियांग फे अपने माउंट पर बैठने में स्लो भी रहता तो भी उसे सिर्फ 2 अटैक्स झेलने पड़ते। इसलिए दिन में 3 बार यूज होने वाला शैडो बैरियर सबसे बेस्ट ऑप्शन था। रेजिस्ट। मॉन्स्टर का पहला अटैक जियांग फे के शैडो बैरियर से ब्लॉक हो गया। ठीक उसी वक्त जियांग फे जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के ऊपर चढ़ने में भी कामयाब हो गया। रेजिस्ट। जैसे ही जियांग फे अपने माउंट पर बैठा, दूसरा अटैक उस पर आ गिरा। भले ही उसे एक और हिट पड़ी, पर डैमेज इतना भी अनबेरेबल नहीं था कि जियांग फे उसे झेल न सके। एक बार जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर आराम से बैठ जाने के बाद जियांग फे को मॉन्स्टर के अटैक्स का कोई डर नहीं था। जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को अपनी शील्ड बनाकर जियांग फे ने पूरी पावर के साथ बैटल फिर से शुरू कर दी। चूंकि जियांग फे की नेफिलिम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट 10 मिनट तक चलती थी
उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने से पहले मॉन्स्टर को मार पाएगा या नहीं। असल में मॉन्स्टर के पास 50 लाख से भी कम हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। हारने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और टिक पाता। जियांग फे की पहले ली गई प्रिकॉशन बेकार नहीं गई। जब मॉन्स्टर अपने 10% हेल्थ पॉइंट थ्रेशोल्ड पर पहुंचा तो उसने एक बार फिर ब्लेड फ्यूरी चला दिया, लेकिन जियांग फे ने होशियारी दिखाते हुए डिवाइन शील्ड को इसी पल के लिए बचाकर रखा था। इसलिए जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को कैंसिल किया और अपनी इनविंसिबल स्टेट एक्टिवेट कर ली। इनविंसिबिलिटी के उन 15 सेकंड्स ने ना सिर्फ उसे मॉन्स्टर की अल्टीमेट स्किल से बचाया, बल्कि उसे जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को फिर से समन करने का इनफ टाइम भी दे दिया। मैं नहीं हारूंगा। दूसरे ब्लेड फ्यूरी के बाद उस मॉन्स्टर में जियांग फे पर ढंग से काउंटर अटैक करने की एबिलिटी नहीं बची थी। जल्दी ही जियांग फे ने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। डिंग! You have eliminated the Ghost Commander Walkers. Obtained 5,500,000 experience points. Obtained 1,000 gold coins. जियांग फे ने देखा कि उस मॉन्स्टर ने अपनी जायंट सॉर्ड को जमीन में गाड़ दिया और उसकी पूरी बॉडी राख में बदल गई। जियांग फे दुखी होकर एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह पाया। जैसा कि गोस्ट कमांडर ने खुद कहा था, मरने के बाद भी वो नहीं गिरेगा। अपनी जमीन को बचाने के लिए एक कमांडर का 2 बार अपनी जान कुर्बान करना सच में काबिले तारीफ था, भले ही वो गेम का महज एक कैरेक्टर क्यों ना हो। ठीक है बेला, आ जाओ। चूंकि मॉन्स्टर मर चुका था, जियांग फे को अब इजाबेला को दूर इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो देखते हैं इस बंदे ने क्या ड्रॉप किया है, इजाबेला ने जियांग फे की तरफ दौड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें मॉन्स्टर्स के ड्रॉप की हुई चीजों में कब से इंटरेस्ट आने लगा? जियांग फे ने मजे लेते हुए पूछा। हे, इजाबेला खिलखिलाई और बिना जवाब दिए जियांग फे को देखकर स्माइल करने लगी। सच कहा जाए तो इजाबेला को पर्सनली मॉन्स्टर्स की ड्रॉप की हुई चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे उन आइटम्स का कुछ नहीं करना था। उसके इतना क्या करने का बस एक ही रीजन था कि ये ड्रॉप्स जियांग फे के इक्विप करते ही उसकी कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा देते थे। अब तक वो लाश हवा में पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन वो सॉर्ड जिसे मॉन्स्टर ने जमीन में गाड़ा था वो अभी भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सॉर्ड ने गोस्ट कमांडर की लाश की जगह ले ली हो। क्रैक! जैसे ही जियांग फे ने सॉर्ड को टच किया, उसमें से 2 आइटम्स बाहर गिरे। उसी वक्त वो ह्यूज सॉर्ड भी गायब हो गई। उन 2 आइटम्स में से जियांग फे ने सबसे पहले एक छोटी सी नोटबुक उठाई। डिवाइन मार्क्समैन स्किल, डस्क्स बो। यूज, टीचेज यू द एडवांस्ड स्किल ऑफ डस्क्स बो। रिक्वायरमेंट, आर्चर क्लास। डस्क्स बो locks on to a single target in a 1,500 meter radius. After 5 seconds of power collection, a piercing arrow is shot toward the target. Deals 20x your attack power to all targets the arrow passes through before reaching the final target. Cooldown time is 1 hour. अरे शिट, ये तो एक एडवांस्ड स्किल बुक है। जियांग फे की आंखें चमक उठीं। भले ही डिवाइन मार्क्समैन स्किल बुक का रैंक सील कर्स स्पेल या डिवाइन आर्ट स्किल बुक्स के बराबर था, पर इसका डैमेज आउटपुट सील कर्स स्पेल से बिल्कुल इनकॉम्परेबल था। माना कि वो सब एओई स्किल्स थीं, पर डस्क्स बो बाकी स्किल्स जितने दुश्मनों को नहीं मार सकती थी, क्योंकि एक सीधी लाइन में लिमिटेड टारगेट्स ही होते हैं। अगर ये स्किल सारे दुश्मनों को इंस्टेंटली मार भी दे तो भी ये सील कर्स स्पेल से काफी वीक थी। इसके बावजूद डस्क्स बो स्किल की वैल्यू बाकी स्किल बुक से जरा भी कम नहीं थी। कुछ केसेस में तो इसकी वैल्यू सील कर्स स्पेल से भी ज्यादा हो सकती थी। डिवाइन मार्क्समैन स्किल, डस्क्स बाओ एक बहुत पावरफुल स्किल थी, पर इसे फॉरबिडन स्पेल्स की पावर्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। फिर भी इस स्किल की असली वैल्यू इसकी रेंज में नहीं, बल्कि इसके टारगेट्स में थी। फॉरबिडन स्पेल एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे बड़े न्यूक स्पेल की तरह काम करता था। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इसके मैसिव एरिया और मारने की कैपेसिटी में थी। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन मार्क्समैन की स्किल में एक रेलगन जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर थी, जो एक सीधी लाइन में आने वाले हर इंसान को मार गिराती थी। ये एक स्नाइपिंग स्किल थी जो पल भर में एनिमी के कमांडर को मार सकती थी। एक फॉरबिडन स्पेल यूजर के लिए डिवाइन मार्क्समैन एकदम परफेक्ट काउंटर था। उनकी स्किल रेंज किसी भी मैजिशियन से कहीं ज्यादा दूर तक जाती थी और वो उन्हें भनक लगने से पहले ही मार सकते थे। जियांग फे को अभी जो स्किल बुक मिली थी उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं माना जा सकता था, क्योंकि ना तो उसकी रेंज सबसे लंबी थी और ना ही उसकी पावर सबसे ज्यादा थी। इसकी अपनी एक वीकनेस भी थी। एक बार स्किल के एक्टिवेट होने के बाद अगर कोई इसे अपनी तरफ आते देख ले तो वो आराम से इसे डॉज कर सकता था। जो लोग स्टंड या बाउंड होते थे, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं के लिए था। एक फॉरबिडन स्पेल यूजर इस स्किल के सामने पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता। जब कोई मैजिशियन किसी ऐसी पावरफुल स्किल को कास्ट करता था जिसमें लंबा टाइम लगता था, तो वो खुद पर माना शील्ड का यूज करता था और साथ ही कई वॉरियर्स और बाकी प्लेयर्स उसे प्रोटेक्ट करते थे। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि एक बार मैजिशियन ने स्किल कास्ट करना शुरू कर दिया तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। डस्क्स बो एक ऐसी स्किल थी जो किसी भी प्रोटेक्शन को तोड़ सकती थी, फिर चाहे वो वॉरियर्स हों या माना शील्ड्स। अगर दुश्मन के पास ये स्किल हो और वो फॉरबिडन स्पेल यूजर की प्रेजेंस का पता लगा ले, तो वो फॉरबिडन स्पेल यूजर अपना स्पेल कास्ट करने से पहले ही पक्का मारा जाता। इसीलिए डस्क्स बो किसी भी फॉरबिडन स्पेल यूजर के लिए सबसे अल्टीमेट काउंटर था। मुझे ये बुक किसे देनी चाहिए?
अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके गिल्ड में ज्यादा बो यूजर्स नहीं थे, और जो अच्छे थे वो तो और भी कम थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनमें से किसी के भी क्लोज नहीं था। भले ही उसके गिल्ड में कोई सच में बहुत स्ट्रांग मेंबर हो, वो बस यूं ही किसी को भी ये स्किल बुक नहीं दे सकता था। अभी के लिए इसे अपने पास ही रख लेता हूं। जियांग फे ने वो स्किल बुक अपनी रिंग की इन्वेंट्री में रख ली और बाकी आइटम्स को लूट लिया। आखिरी आइटम एक छोटा सा लेटर था जिस पर वैक्स सील लगी हुई थी। टॉप सीक्रेट, द डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस प्लॉट, क्वेस्ट आइटम एपिक, यूज, स्टार्ट्स एन एपिक टियर हिडन क्वेस्ट, लेवल रिक्वायरमेंट 60। एक हिडन क्वेस्ट। जियांग फे बहुत खुश था। हिडन क्वेस्ट से पक्का बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और भारी रिवॉर्ड्स मिलते। ऊपर से ये एक एपिक टियर हिडन क्वेस्ट था। इसके रिवॉर्ड्स तो और भी ज्यादा शानदार होने वाले थे। जियांग फे ने लेटर एक्टिवेट किया और एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ गया। क्वेस्ट, अर्जेंट डॉक्यूमेंट। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, डिलीवर दिस टॉप सीक्रेट लेटर टू फ्रंटलाइन कमांडर आइवन। क्वेस्ट टाइम लिमिट 1 आवर। क्वेस्ट रिवॉर्ड 200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 50 गोल्ड कॉइन्स। ज्यादा नहीं है पर काम चल जाएगा, जियांग फे ने कहा। भले ही पहला क्वेस्ट बस यहां से वहां भागने वाला था, पर पक्का इसके जरिए उसे आगे चलकर और अच्छे क्वेस्ट्स मिलने वाले थे। कमांडर इवान की लोकेशन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि क्वेस्ट ऑटोमैटिकली मिनी मैप पर उसकी लोकेशन दिखा रहा था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो डार्क फैक्शन के जायंट फोर्ट्रेस डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में था। क्वेस्ट में जिस डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस का जिक्र था वो वही जायंट गोल्डन फोर्ट्रेस था जिसे उसने लाइट फैक्शन में देखा था। जमीन पर गिरे सारे आइटम्स कलेक्ट करने के बाद जियांग फे जल्दी से फोर्ट्रेस के कोर की तरफ बढ़ गया। फिर उसने एक गिल्ड मास्टर की अथॉरिटी के साथ इस पूरे फोर्ट्रेस पर अपना क्लेम कर लिया। उसके बाद जियांग फे जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ उड़कर डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ा। वैसे भी उसे वहां जाना ही था, क्योंकि उसे फोर्ट्रेस के कंस्ट्रक्शन के लिए एनपीसी वर्कर्स को हायर करना था और साथ ही क्वेस्ट भी सबमिट करना था। चूंकि उसे जल्दी थी, जियांग फे ने एनपीसी वर्कर्स को हायर करने का प्लान अभी के लिए स्किप किया और सीधा कमांडर इवान को ढूंढने के लिए मेन हॉल में चला गया। रुको, एंट्रेंस पर पहरा दे रहे एक एनपीसी गार्ड ने कहा। मुझे कमांडर इन चीफ से बात करनी है। रिस्पेक्टेड डीमन एक्सप्लोरर, आप कमांडर के हॉल में नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, गार्ड ने पोलाइटली कहा। क्योंकि जियांग फे एक एक्सप्लोरर होने के साथ साथ डीमन रेस का भी हिस्सा था, इसलिए उसे थोड़ी प्रायोरिटी मिल रही थी। मेरे पास कमांडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जियांग फे ने गार्ड को क्वेस्ट आइटम दिखाते हुए कहा। प्लीज वेट माय लॉर्ड, मैं अंदर जाकर कमांडर को इसकी खबर देता हूं। इतना कहकर वो एनपीसी वहां से चला गया। 30 सेकंड से भी कम टाइम में एनपीसी वापस आया और बोला, माय लॉर्ड प्लीज मेरे पीछे आइए। थैंक यू। एनपीसी गार्ड ने दरवाजे खोले और जियांग फे को हॉल के अंदर ले गया। जियांग फे जिधर भी देखता वो हॉल पूरी तरह से एक सेंट्रल कमांडिंग स्टेशन की तरह डिजाइन किया गया था। कमरे में हर तरफ डेस्क और टेबल्स भरे पड़े थे और हर जगह पेपर्स और स्क्रोल्स बिखरे हुए थे। नेचुरली वहां के डेकोरेशंस डार्क फैक्शन के हॉल की तरह ही डिजाइन किए गए थे। वहां लगे बैनर्स और सिजिल्स भी डार्क फैक्शन के ही थे। लॉर्ड कमांडर, डीमन एक्सप्लोरर आ गए हैं, एनपीसी गार्ड ने कमांडर इवान को जियांग फे के आने की खबर देते हुए कहा। वहां 3 और एनपीसीएस भी थे। अपनी रिंग की चीटिंग एबिलिटी की वजह से जियांग फे उन सबके नेम्स और प्रॉपर्टीज आराम से देख पा रहा था। उस ह्यूज मीटिंग टेबल के बिल्कुल बीच में प्योर ब्लड नेफिलिम फ्रंटलाइन कमांडर इवान बैठा था। बाकी दोनों मिक्स्ड ब्लड डीमंस थे। बाईं तरफ वाला मोएआरजी डीमन रेस से डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट था। दाईं तरफ वाला एक वेंजफुल नाइट्स कमांडर हाइंस था। वो सब लेवल 85 के पीक लॉर्ड टियर बॉसेस थे जो लगभग एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस जितने ही स्ट्रांग थे। ब्रदर, यहां कैसे आना हुआ? इवान ने पूछा। वो जियांग फे को अपने काफी करीब मानता था क्योंकि वो दोनों प्योर ब्लड डीमंस थे। लॉर्ड कमांडर, मुझे रैंडमली ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिल गया। इसे देखकर लगा कि ये बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैंने सीधा आपके पास आने का फैसला किया। जियांग फे ने वो क्वेस्ट आइटम उसे पकड़ाते हुए कहा। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीटेड। यू हैव ऑब्टेन 200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 50 गोल्ड कॉइन्स। क्वेस्ट का पहला स्टेप काफी आसान था, इसलिए इससे मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्ड कॉइन्स भी कुछ खास ज्यादा नहीं थे। ये तो वॉकर्स की हैंडराइटिंग है, इवान ने कांपते हुए कहा। जनरल वॉकर्स मारे जा चुके हैं, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसकी ये मानने की हिम्मत नहीं थी कि उसी ने उसे मारा था। टेक्निकली देखा जाए तो जब जियांग फे वहां पहुंचा तब तक वॉकर्स पहले ही मर चुका था। उसने तो बस उसकी भटकती हुई आत्मा को मारा था। अगर उसने वॉकर्स से तब फाइट की होती जब वो जिंदा था तो आज जियांग फे यहां इवान से बात नहीं कर रहा होता। साय लगता है जो सबसे बुरा हो सकता था वही हुआ है, इवान ने कहा। तीनों हाईटियर डीमन ऑफिसर्स ने वॉकर्स की मौत पर कुछ पल दुख जताया और फिर आपस में डिस्कस करने लगे। उनकी बातचीत से जियांग फे को उस लेटर का कंटेंट समझ आ गया था। वो लेटर असल में रीइंफोर्समेंट्स की रिक्वेस्ट थी, लेकिन फाइट का जो आउटकम निकला उसके बाद वो रिक्वेस्ट बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वॉकर्स जिस फोर्ट्रेस को होल्ड कर रहा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और वॉकर्स खुद भी मारा गया था। इवान जियांग फे की तरफ मुड़ा और बोला, मेरे भाई,
इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को पहुंचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मैं वॉकर्स की मौत का बदला नहीं ले सकता क्योंकि फिलहाल हमारी डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस के साथ वॉर चल रही है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। चूंकि हम एक ही ब्लड के हैं, मैं झिझकूंगा नहीं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? जियांग फेई ने जवाब दिया। उसे इसकी उम्मीद थी क्योंकि लेटर डिलीवरी क्वेस्ट किसी भी क्वेस्ट को स्टार्ट करने का सबसे वेनिला मेथड था। भले ही हम भाई वॉकर्स का बदला लेने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं अपने साथी डीमन को बिना बदला लिए मरने दूं, आइवान ने कहा। डिंग! फ्रंटलाइन कमांडर इवान हैज अ लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट फॉर यू, एन आई फॉर एन आई। विल यू एक्सेप्ट इट? इवान की बात खत्म होने के बाद जियांग फे को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। एक डीमन साथी होने के नाते मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। जियांग फे ने लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा। बहुत बढ़िया जवाब। तुम सच में ब्रेव डीमंस में से एक हो, इवान ने खुशी से कहा। डिंग! यू हैव एक्सेप्टेड द क्वेस्ट, एन आई फॉर एन आई। क्वेस्ट नेम, एन आई फॉर एन आई। Quest description: The Divine Light Fortress had sent out an assassin to kill walkers. An eye for an eye. Your mission is to infiltrate the Divine Light Fortress and assassinate the Moonlight Priest. Quest reward: 40 million experience points, 1000 gold coins, equipment, Ring of Decimation Ancient. Oh my! जियांग फे बहुत एक्साइटेड था। क्वेस्ट रिवॉर्ड सच में बेहद ग्रैंड था। रिवॉर्ड को मैच करने के लिए क्वेस्ट का हार्ड होना भी पक्का था। लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट कंप्लीट करने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड देखकर नेचुरली जियांग फे खुश था। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी डिफिकल्टी थी। किसी फोर्ट्रेस में इन्फिल्ट्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वो आसमान में उड़कर सीधे नीचे उतर सकता था। उसे एंट्रेंस ब्लॉक कर रहे गार्ड्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। माना कि जियांग फे पावरफुल था, पर वो अभी सिर्फ लेवल 60 पर था। एनपीसी गार्ड्स और सोल्जर्स कम से कम लेवल 70 के थे। वो फोर्ट्रेस असल में एक फोर्ट्रेस नहीं बल्कि एक चर्च था। फिर भी लूमिनस चर्च के मेंबर्स को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेवल 70 के एडवांस्ड एलीट सोल्जर्स का एक ग्रुप या बॉस टियर मॉन्स्टर्स का एक छोटा ग्रुप भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। फील्ड में फाइट करना फोर्ट्रेस के अंदर फाइट करने से काफी अलग था। फील्ड मॉन्स्टर्स को काइट करना और एक एक करके मारना आसान होता था। अगर वहां कोई बॉस भी आ जाए तो वो अपनी मॉर्फिंग स्किल्स का यूज करके उन्हें एक एक करके मार सकता था। फोर्ट्रेस में फाइट करना आसान नहीं था क्योंकि बैटल स्टार्ट होते ही एनपीसीएस रीइंफोर्समेंट्स बुला सकते थे। जियांग फे अभी भी उसी लेवल पर था जहां वो एक फाइट में सिर्फ एक ही बॉस को हरा सकता था। अगर उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां उसे बॉस से लड़ने के लिए अपनी डीमन मॉर्फ स्किल्स का यूज करना पड़े तो उसे दूसरे बॉस से लड़ने के लिए 4 घंटे का वेट करना पड़ता। ऐसे में धीरे धीरे ग्राइंड करते हुए फोर्ट्रेस के अंदर जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। लॉर्ड कमांडर, मैं मारे गए वॉकर्स का बदला लेने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि अकेले मेरी जान इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगी, जियांग फे ने जितना हो सके उतनी हम्बली कहा। डरो मत मेरे भाई, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा है, इसलिए तुम्हारा टास्क सिर्फ फोर्ट्रेस के अंदर मौजूद चारों डिफेंस टावर्स और दोनों टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को डिस्ट्रॉय करना है। इवान ने जियांग फे को 2 चीजें देते हुए कहा। मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव, क्वेस्ट आइटम नॉर्मल, यूज 30 seconds countdown explosive. If the bomb is not destroyed during the countdown, the bomb will destroy all targets and buildings within 5 meters. Military grade mini teleportation device, quest item normal. Use, installs a small teleportation circle. 10 seconds installation time. जियांग फे ने इवान की दी हुई चीजों की प्रॉपर्टीज को केयरफुली एग्जामिन किया। एक बॉक्स में 6 एक्सप्लोजिव्स थे और दूसरा एक छोटा पोर्टेबल टेलीपोर्टेशन सर्कल था। साफ लग रहा था कि उसका मिशन 6 बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना और टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके वहां से एस्केप करना था। बाकी का काम डीमन आर्मी संभालने वाली थी। लॉर्ड कमांडर, ये मेरा वादा है, मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा, उन आइटम्स को रखने के बाद जियांग फे ने कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भाई। गॉड स्पीड, इवान ने जियांग फे के कंधे थपथपाते हुए कहा। फॉर द डीमन रेस हॉल से बाहर निकलते हुए जियांग फे ने कहा। वो बाकी सोल्जर्स से भी यही फ्रेज सुनता आ रहा था। ये किसी तरह का ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन था। उसे लगा कि उसे भी इसका यूज करना चाहिए। कासल से बाहर निकलने के बाद जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और क्वेस्ट डेस्टिनेशन की तरफ उड़ चला। डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस के एंटी एयर अटैक से बचने के लिए जियांग फे इतना ज्यादा ऊंचा उड़ रहा था कि ईगल आई स्किल वाले हंटर्स भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। उस आल्टीट्यूड से जियांग फे आराम से टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर सकता था, लेकिन इसका एक ऑब्वियस डाउनसाइड भी था। जहां कोई और उसे नहीं देख सकता था, वहीं जियांग फे भी किसी को नहीं देख पा रहा था। अपनी अप्रॉक्सीमेट पोजीशन गेस करने के लिए जियांग फे सिर्फ मिनी मैप पर डिपेंड कर सकता था। जहां वो था वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जब वो सीधा डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस के ऊपर पहुंचा तो जियांग फे थोड़ा नीचे उतरा और उसने इजाबेला को एरिया स्काउट करने के लिए अपनी मैजिक यूज करने को कहा। जियांग फे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा फोर्ट्रेस सिर्फ एक छोटे सिक्के जितना दिख रहा था। जहां तक फोर्ट्रेस के लोगों की बात थी, वो जियांग फे को बस एक सुई जितने छोटे पिक्सल के रूप में ही देख सकते थे।
जियांग फे की किस्मत अच्छी थी कि इजाबेला का इमेज प्रोजेक्शन मैजिक उतनी दूरी से भी काम कर सकता था। वो नाम का फोर्ट्रेस असल में एक छोटे से टाउन की तरह बना हुआ था। टाउन के चारों कोनों पर स्काउटिंग टावर्स थे। टेलीपोर्टेशन सर्कल्स टाउन के बिल्कुल बीच में और साउथ गेट पर मौजूद थे। जियांग फे को इन्हीं टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना था। वहां कुछ और बिल्डिंग्स भी थीं, जैसे एक गवर्निंग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा चर्च, ढेरों शॉप्स और एक मर्चेंट कॉम्प्लेक्स। भले ही वो पूरा टाउन कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां की बिल्डिंग्स एक दूसरे के काफी क्लोज बनी हुई थीं। डीमन फैक्शन का टारगेट मूनलाइट चर्च में मौजूद था, जो उस बड़े चर्च के पीछे जुड़ी हुई बिल्डिंग थी। गेम की स्टेज पर प्लेयर्स को किसी भी फैक्शन टेरिटरी में फ्रीली एंटर करने की परमिशन नहीं थी। इसी वजह से टाउन में एक भी प्लेयर नहीं था। अपनी शॉप संभालने वाले एनपीसीएस के अलावा वहां सिर्फ सोल्जर्स और गार्ड्स थे। चलो वहां लैंड करते हैं, इजाबेला ने टाउन से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पीछे एक छोटी सी जगह ढूंढते हुए कहा। ठीक है, ये जगह अच्छी लग रही है। लैंडिंग एरिया टाउन से ज्यादा कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर था। वो जगह पहाड़ियों के बीच अच्छे से छिपी हुई थी, और ये अच्छी बात थी क्योंकि जियांग फे नहीं चाहता था कि कोई उन्हें स्पॉट कर ले। लैंड करने के बाद जियांग फे ने जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन को अनसमन कर दिया। माना कि ड्रैगन का अटैक और डिफेंस पावरफुल था, पर उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी। चूंकि क्वेस्ट एक कोवर्ट मिशन था, वो किसी को भी इतनी जल्दी उस विशाल ड्रैगन को स्पॉट करने का मौका नहीं दे सकता था। ड्रैगन के जाने के बाद जियांग फे ने एरिया स्काउट करना शुरू किया। सच कहूं तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि पूरा एरिया हर्ब से भरा हुआ था। पहाड़ियों के करीब हार्वेस्ट करने के लिए ढेरों मिनरल्स मौजूद थे। माना कि पहाड़ियां बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी ये एक मिड साइज्ड गिल्ड को पूरी तरह फंड करने के लिए काफी थी। कितनी बर्बादी है, जियांग फे ने पछतावे के साथ कहा। वो गैदरर क्लास प्लेयर नहीं था। आसपास इतने सारे रिसोर्सेज थे जिन्हें वो हार्वेस्ट नहीं कर सकता था। ये एरिया लाइट फैक्शन की टेरिटरी के बहुत करीब था। भले ही प्लेयर्स यहां गैदरिंग शुरू कर दें, फिर भी जियांग फे का गिल्ड इस टेरिटरी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। खैर, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, जियांग फे ने खुद से कहा। फिर वो अपने क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ा और पहाड़ी से नीचे आ गया। मूनलाइट चर्च उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां वो खड़ा था। भले ही जियांग फे ज्यादा आगे तक नहीं देख पा रहा था, पर उसे टाउन का धुंधला सा नजारा जरूर दिख रहा था। बेला, अपना कमाल दिखाओ, जियांग फे ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। ठीक है, इजाबेला ने सिर हिलाया और अपने हाथों से एक साइन बनाया, जिससे एक बड़ा शैडो बबल सामने आया और उन दोनों को कवर कर लिया। जियांग फे और इजाबेला तुरंत इनविजिबल हो गए। अगर कोई 5 मीटर्स दूर खड़ा होता तो वो लाइट के डिस्टॉर्शन की वजह से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता था। उससे ज्यादा दूर होने पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। ये लेवल 60 की स्किल थी जो प्लेयर्स को इनविजिबिलिटी देती थी। चलो, खुद के इनविजिबल होने का पक्का यकीन करने के बाद वो दोनों तेजी से टाउन की तरफ बढ़े। जल्दी ही वो पहले डिफेंस टावर तक पहुंच गए। जियांग फे ने ध्यान से टावर की प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया। स्मॉल स्काउट टावर, डिफेंस बिल्डिंग, स्मॉल साइज, हेल्थ पॉइंट्स 200 मिलियन, अटैक पावर 1 मिलियन, स्किल्स, मल्टी टारगेट बलिस्टा, हेवी बलिस्टा, मल्टी टारगेट बलिस्टा, attacks 10 targets simultaneously, attacks 3 times in 1 second, attack range 5 meters, heavy ballista, attacks 1 target 1000% attack power and attack range. Note, the small scout tower is a defensive building. All non-siege weapons will deal 50% less damage. शुक्र है कि हम इस टाउन में सिर्फ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अगर हमें इस टाउन पर हमला करना होता तो बिना किसी प्रॉपर सीज वेपन के अनगिनत लोग मारे जाते, जियांग फे ने खुद से कहा। 10 लाख की अटैक पावर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक प्लेयर या एनपीसी आराम से झेल सके। एक ही अटैक किसी भी जिंदा इंसान की जान लेने के लिए काफी था। मल्टी टारगेट बलिस्टा असल में एक किलिंग मशीन था। इतनी फास्ट अटैक स्पीड के साथ एक अकेला टावर पूरी आर्मी को तबाह कर सकता था, वो भी इससे पहले कि आर्मी टावर को कोई बड़ा डैमेज दे पाती। हर एक टावर इतना स्ट्रांग था कि वो किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। ये एक स्मॉल स्काउट टावर कैसे हो सकता था? टावर को पार करने के बाद जियांग फे और इजाबेला आसपास की जगह को स्काउट करने के लिए रुक गए। 1 घंटे बाद जियांग फे को उस एरिया का काफी हद तक आइडिया लग चुका था जहां वो खड़ा था। हर टावर में लेवल 70 के 4 एडवांस्ड एलीट गार्ड्स मौजूद थे। हर आधे घंटे में एनपीसी गार्ड्स चारों टावर्स की पेट्रोलिंग करते थे। अगर जियांग फे सारे बॉम्ब सेफली डेटोनेट करना चाहता था तो उसे टाइमिंग एकदम सही रखनी थी और ये पक्का करना था कि अगला पेट्रोल आने से पहले 30 मिनट के अंदर वो अपना काम खत्म कर ले। टावर्स के बाद जियांग फे आराम से टाउन के और अंदर चला गया। उसे सिर्फ टावर्स ही नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को भी डिस्ट्रॉय करना था। दोनों टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को 4 एडवांस्ड एलीट लेवल 70 के गार्ड्स और 2 एडवांस्ड एलीट मैजिशियंस गार्ड कर रहे थे। उसके पास जो हैंडी सा छोटा बॉम्ब था वो बिल्डिंग्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर उसे ये ध्यान रखना था कि 30 सेकंड्स के अंदर कोई उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे, वरना बॉम्ब्स डिजाम हो जाते। सही है, मौका सिर्फ 30 मिनट से भी कम का है। हमें ये पक्का करना होगा कि इसी टाइम के अंदर सारे बॉम्ब्स अपनी जगह पर सेट हो जाएं।
जियांग फे ने कहा। चारों स्काउट टावर्स को संभालना आसान था क्योंकि वो टाउन के कोनों पर मौजूद थे, वहां उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। लेकिन दोनों टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल था। एक साउथ गेट पर था और दूसरा चर्च के एंट्रांस पर। अगर वो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाता तो कोई ना कोई उसे जल्दी ही नोटिस कर लेता और लाइट फैक्शन की रीइंफोर्समेंट्स तुरंत पहुंच जाती। हम चुपचाप स्काउट टावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसा तुम कहो, इजाबेला ने एक स्माइल के साथ कहा। ठीक है, चलो। चूंकि इजाबेला के दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए जियांग फे ने कोई और तरीका सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर वो दोनों पास वाले स्काउट टावर की तरफ बढ़ गए। उसने वहां थोड़ी देर वेट किया जब तक कि पेट्रोल टीम चली नहीं गई। ये उसका मौका था। भले ही उसके पास 30 मिनट से कम का टाइम था, पर चारों स्काउट टावर्स को संभालना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। इनविजिबिलिटी ऑन होने की वजह से गार्ड्स के पास से चुपके से निकलना बहुत आसान था। लाइफस्टील डीमन मॉर्फ एक्टिवेट हो गया था और जियांग फे ने उन चारों गार्ड्स पर अटैक करने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। इजाबेला ने डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन यूज किया और दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। जियांग फे और इजाबेला नुकसान में थे क्योंकि उनके लेवल्स काफी कम थे, लेकिन इस बात ने उन्हें दुश्मनों को मारने से नहीं रोका। 50% बढ़ी हुई अटैक स्पीड जियांग फे के लिए सच में बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि रूथलेस बराज को जल्दी से जल्दी स्टैक करने के लिए उसे स्पीड की जरूरत थी। 10 स्टैक्स के बाद जियांग फे की ओरिजिनल 20,000 अटैक पावर सप्रेस होकर सिर्फ 6,000 के करीब रह गई थी। किस्मत से उसकी बढ़ी हुई अटैक स्पीड और इजाबेला के साथ मिलकर किए गए अटैक की वजह से उसका डीपीएस 15,000 से ज्यादा पहुंच गया। आधे मिनट से भी कम टाइम में जियांग फे ने लेवल 70 के उन सभी एडवांस्ड एलीट गार्ड्स को मार गिराया जिनके पास 5 लाख से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स नहीं थे। डिंग, यू हैव किल्ड अ लाइट फैक्शन मेंबर। Obtained 150,000 experience points, 300 honor points, 50 silver coins. Ding! You have killed a light faction member. Obtained 150,000 experience points, 300 honor points, 50 silver coins. चारों गार्ड्स के मरने के बाद जियांग फे को समझ आया कि इन गार्ड से सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑनर पॉइंट्स भी मिल रहे थे। फिर उसे रियलाइज हुआ कि लाइट फैक्शन के किसी भी मेंबर को मारने से उसे फायदा होने वाला था, क्योंकि वो खुद डार्क फैक्शन का हिस्सा था।